हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, हम लोग कवर कर रहे हैं आपकी समीक्षा अधिकारी 2025 की परीक्षा, साथ ही साथ यूपी पीसीएस प्रीलिम 2025 और बिहार पीसीएस के लिए करंट अफेयर्स आई दृष्टि मैगजीन, जो आपकी ईयरली मैगजीन आ चुकी है। लेकिन हम लोग मैगजीन से न करके उसके हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। सारे टॉपिक को कवर करने के साथ हर टॉपिक में जो एग्जाम ओरिएंटेड जो पॉइंट्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं, उनको कवर करते हुए हम लोग पूरी का पूरी नोट्स तैयार करके क्लासेस कराते हैं। बेनिफिट ये होता है कि जहां आपको 230-35 पेज की मैगजीन केवल और केवल 135-140 पेज में कवर हो जाती है, सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके कवर हो जाते हैं, जिससे अननेसेसरी चीजों को नहीं पढ़ना पड़ता है। इस कड़ी में आज हम लोग कवर करेंगे दोस्तों इकोनॉमिक्स के लेक्चर को। किसको करेंगे हम लोग? आज आर्थिक परिदृश्य को करेंगे। इससे पहले मैंने नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और यूपी स्पेशल तीनों ही पढ़ा दिया है, और आज इकोनॉमिक की हम लोग क्लास करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, जिसको भी ये पीडीएफ परचेस करनी हो, क्योंकि हमारी जितनी भी हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ होती है दोस्तों, वो सारी की सारी पेड होती है। उसके लिए मैं आपको एक व्हाट्सअप नंबर देता हूं, या यहां पर आप देखेंगे कि हमारा व्हाट्सअप नंबर ये लिखा हुआ है। इस पर आप मेरी टीम से मैसेज करके कांटेक्ट करिएगा। कॉल क्योंकि वो लोग रिसीव नहीं करते हैं। ये आपका नंबर है 8527594636। यहां पर जाके आप पेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं आई दृष्टि करंट अफेयर्स की। आप लोग वहां से पीडीएफ परचेस कर सकते हैं और इसको प्रिंट आउट निकाल के इजीली आप तैयार कर सकते हैं। दूसरी बात, जिन्होंने अभी तक केवल पार्ट 1 लिया था नेशनल करंट अफेयर्स या इंटरनेशनल, वो जाके इकोनॉमिक अभी पार्ट ले सकते हैं। चलिए, ये हो गया सारी इंफॉर्मेशन। अब शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो यहां पर हम लोग देखेंगे, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत का डीबीटी। हालांकि टॉपिक क्या लिखा हुआ था, जो प्रत्यक्ष लाभ वितरण जो आपकी योजना है, अर्थात कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, इसके बारे में एक रिपोर्ट आई है कि ये भारत के लिए कितनी इंपॉर्टेंट रही है। तो यहां पर हम इसको पढ़ेंगे कि ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन नाम की एक संस्था है, इसके द्वारा रिपोर्ट किया गया कि भारत की जो डीबीटी प्रणाली है, इसने रिसाव को रोक के, रिसाव मतलब क्या होता है, जैसे भ्रष्टाचार होता है, लीकेज होता है, जो सरकार पैसा देती है डीबीटी के माध्यम से जो लाभार्थियों को, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाता था पहले। कब? डीबीटी से पहले क्या होता था, जैसे मनरेगा में क्या होता था, प्रधानों को पैसा दे दिया जाता था, और प्रधान जो है कि कैश के रूप में श्रमिकों को देते थे, और ऐसे वो हर श्रमिक पे 20 से 30 रुपए 40 रुपए का शोषण करते थे, जिसकी वजह से उनको पूरा मुआवजा नहीं मिल पाता था। तो सरकार ने बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए इसका समाधान निकाला कि डिजिटल तौर पे हम इनके पैसा डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे खाते में। किसको? लाभार्थी को। इससे बीच वाले जो बिचौलिए है ना, वो पीछे हट जाएंगे और रिसाव कम हो जाएगा। इस तरीके से रिसाव को रोक के 3.48 लाख करोड़ रुपए बचाए हैं सरकार ने। कितनी बड़ी एक अमाउंट बचाया दोस्तों, लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए जो है कि अमाउंट बचा है। ये सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन के अनुसार भारत ने डीबीटी प्रणाली से कितने पैसे बचाए। दूसरा, अगर आप देखोगे कि डीबीटी कार्यान्वयन से सरकारी जो व्यय था वो 16% से घटकर 9% हो गया, जिससे दक्षता बढ़ गई। अब ये कैसे होता है? देखो, जब रिपोर्ट बनती है, जब कोई बजट आवंटन होता है, तो जो नीचे स्तर से जो रिपोर्ट की जाती है कि सर हमको यहाँ पे इतनी सड़क बनानी है, इतना इतना खर्चा आएगा, इतने बालू का पैसा, इतना गिट्टी का पैसा, ये सारी चीजों में क्या होता है, बहुत सारा पैसा एक्स्ट्रा बताया था, ताकि सरकार जब उतना पैसा देगी तो बीच के लोग करप्शन इजीली कर सकते हैं। लेकिन अब क्या है, सरकार ने डायरेक्टली, जिसके पास जीएसटी बना हुआ है, वहां पर जो है कि डायरेक्ट अमाउंट पे करती है, सीमेंट का, कट्टे का, जिसका भी, और अपनी सड़क बनवा लेती है। इससे क्या हुआ, 9% तक जो है कि सरकारी व्यय आ गया। मतलब जो पहले 16% हुआ करता था, अब वो 9% होने लगा। इसका मतलब लगभग 7% की बचत हो गई। तो ये भी बेहतर है। फिर डीबीटी को जैम ट्रिनिटी से जोड़ा गया। जैम ट्रिनिटी का मतलब क्या होता है? जे फॉर जनधन अकाउंट, जो आपने देखा होगा 2014 में जो है कि मोदी जी के द्वारा अनाउंस किया गया कि सभी महिलाओं को या सभी लोगों को जो है कि जोड़ा जाएगा, और जिसके खाते आज लगभग 53 करोड़ से भी ज्यादा हो चुके हैं। फिर ए फॉर आधार कार्ड हो गया और एम फॉर मोबाइल हो गया। इन तीनों को आपस में लिंक किया जाएगा। जैसे मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से अटैच होगा, आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से अटैच होगा, जिससे हम डीबीटी के माध्यम से जो पैसा पहुंचाएंगे वो जो सही लाभार्थी है वहां तक पहुंच सकेगा। अब यहां पर रिपोर्ट ने एक और कंक्लूजन दिया कि डीबीटी जब तक नहीं था, उससे पहले अगर हम एक 2009 से 13, हालांकि डीबीटी तो 2014 के बाद आया, उस जनधन खाता, आधार खाता, ये सब, इससे पहले तो आप 1947 से ही जोड़ लो। लेकिन हमने एक छोटा सा ग्राफ लिया है कि 2009 से 13 के बीच में 16% व्यय होता था, जबकि जब डीबीटी आ गया तो 2014 से लेकर 24 के बीच में एक तो सरकारी व्यय 16% से घट के 9% पे आ गया, यानी बचत होने लगी। प्लस लाभार्थियों का कवरेज भी बढ़ गया, 11 करोड़ रुपए से 176, मतलब 11 करोड़ से लेके 176 करोड़ हो गया। हालांकि करोड़ गलत लिखा हुआ है, सही कर लेना, और 16 गुना बढ़ गया। इसका मतलब क्या है कि पहले सही लाभार्थियों तक पैसा नहीं पहुंचता था, गलत लाभार्थी आए थे जो योग्य नहीं थे, अर्थात जो संपन्न थे वो भी सरकार की योजना का प्रॉफिट लेते थे। लेकिन डीबीटी के माध्यम से, आधार कार्ड, मोबाइल और जनधन के माध्यम से वेरिफिकेशन हुआ इजीली, और सही लाभार्थियों तक हमारी सरकार पहुंच पाई, जो संख्या 11 करोड़ से बढ़ के 176 करोड़ हो गई, 16 गुना। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे
इसमें कि खाद्य सब्सिडी जो कि पीडीएस होता था, इसमें 1.85 लाख करोड़ रुपए बचाए हैं सरकार ने, अर्थात 53%। और सबसे अधिक जो भ्रष्टाचार होता है पीडीएस में होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, जहां पे जो रियायती दरें होती है, 1 रुपए 2 रुपए किलो जो है कि अनाज मिलता है, जैसे चावल मिलता है, चीनी मिलती है, गेहूं मिलते, चने मिलते, दाल मिलती है, ये सभी चीजें। और पीडीएस में करप्शन के मामले में उत्तर प्रदेश आपका नंबर 1 है सबसे अधिक। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एनसीआरबी रिपोर्ट कह रही है, ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है कि सरकार पीडीएस के माध्यम, अब जैसे पीडीएस में क्या हो गया, बायोमेट्रिक आ चुका है, आधार कार्ड वेरिफिकेशन चाहिए, तो भैया जिसका लाभार्थी होगा वो अंगूठा लगाएगा तभी उसके नाम का राशन निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। तो ये भी बेहतर हुआ। साथ ही साथ पीएम किसान योजना, जो प्रधानमंत्री किसान योजना आई थी, जिसमें प्रति वर्ष 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों के माध्यम से किसानों को 6,000 रुपए जो है कि एक तरीके से सहायता दी जा रही है। इसमें 2.1 करोड़ अयोग्य किसानों को बाहर किया गया। जब ये योजना लाई गई तो लोगों को लगा है कि हर साल हमें 6,000 रुपए मिल रहा है, क्या बुराई है। बहुत सारे ऐसे संपन्न ग्रामीण किसान थे जिन्होंने अपना ये खाता बनवाया और सरकार के पैसे को यूज किया। लेकिन जब सरकार ने इसको क्रॉस वेरीफाई किया तो पता चला कि 2.1 करोड़ ऐसे अयोग्य किसान थे जिनको बाहर किया गया, जिससे 22,106 करोड़ रुपए की बचत हुई। दोस्तों, पूरे भारत में मोदी जी एक साथ जो है कि पैसा ट्रांसफर करते थे लॉन्च करके, तो सोचो कितना बड़ा अमाउंट देते थे, लेकिन इससे 22,106 करोड़ रुपए बचत हो गई। तो ये 3-4 फिगर दे दिए गए कि भारत में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के क्या क्या बेनिफिट हुए और पहले क्या नुकसान होते थे। समझ में आ गया, पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। दूसरा हम बात करेंगे पीएम मुद्रा योजना। देखिए, इसके जो है कि 10 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। पीएम मुद्रा योजना क्या होती है, किसके लिए बेनिफिशियल होती है, इसकी हम बात करेंगे। देखिए, इसकी शुरुआत 2015 में की थी, फंडिंग द अनफंडेड मिशन। अनफंडेड का मतलब क्या होता है, एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा उद्यम जिसको कोई भी फंड नहीं करता था, कोई भी लोन नहीं देता था इजीली, उसको हम फंडिंग करेंगे। इस मिशन के साथ शुरू किया गया फंडिंग द अनफंडेड। और ये मुख्य रूप से असंगठित उद्यमियों को कोलेटरल फ्री ऋण दिया जाता है। अब असंगठित उद्यम क्या होते हैं, जैसे ऐसे उद्यम जो सरकारी रूप से पंजीकृत नहीं होते हैं, या अगर पंजीकृत हो भी गए तो कितने उनको प्रॉफिट होगा, कितना नहीं होगा, कोई उनका जो है कि बहुत बड़ा बिजनेस नहीं होता था। आम भाषा में क्या, सूक्ष्म और लघु उद्योगों तक, मध्यम उद्योग नहीं, बड़े उद्योग नहीं, केवल सूक्ष्म, जो छोटे स्तर पे जो बेचारा महीने का जो है कि 10-20 हजार रुपए ही कमा पा रहा है महीने का प्रॉफिट के तौर पे, तो ऐसे उद्योगों को जो है कि कोई एक तरीके से उद्यम को कोई पैसा नहीं देता था। अब सरकार ने कहा कि आपको कोलेटरल फ्री ऋण मिलेगा। कोलेटरल क्या होता है, जब भी आप बैंक से लोन लेते हो तो बैंक को बदले में आपको गिरवी कुछ रखना होता है। जैसे आप घर के पेपर रख सकते हो, गाड़ी के पेपर रख सकते हो, या आप अगर पर्सनल लोन लेते हो तो आप अपनी इनकम जो सैलरी होती है उसके बारे में अपडेट देते हो कि सर मेरी सैलरी आती है, आप यहां से मेरा किस्त काट सकते हो। तो इस तरीके से, लेकिन अब जो मुद्रा योजना है इसमें कोई भी प्रकार की कोलेटरल नहीं देना होता, किसी प्रकार की कोई चीज गिरवी नहीं रखनी है। अब सोचो यार, जो ठेले वाला है, रेहड़ी पटरी वाला है, जो छोटी दुकान वाला है, वो क्या ही दुकान को जो है कि गिरवी रखेगा भाई, और बैंक वाला फिर उसको लोन क्यों देगा। इसीलिए इसको कोलेटरल फ्री करते हुए पीएम मुद्रा योजना शुरू की गई है। अब यहां पर अगर हम इसके रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक 52 करोड़ से अधिक ऋण खातों द्वारा 33.65 लाख करोड़ रुपए की राशि लघु और सूक्ष्म उद्यमों को प्रदान की गई। ये 52 करोड़ से अधिक ऋण खाते का मतलब क्या है, यानी 52 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया था। अकाउंट एक बनता है ना, जब आप लोन लेने जाते हो तो आपका एक अलग अकाउंट बनता है, भले उसी बैंक में बनेगा जिसमें आपका सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, लेकिन लोन का अकाउंट एक अलग बनता है। तो वो काउंटिंग होगी कि 52 करोड़ लोगों ने लिया, और उसमें किसी ने 1 लाख रुपए लिया, किसी ने 2 लाख लिया, किसी ने 5 लाख लिया, तो ये सारा जब अमाउंट जोड़ा गया तो ये 33.65 लाख करोड़ रुपए हो गया। तो कितने लोगों को प्रॉफिट हुआ, 52 करोड़ खातों को हुआ। अब यहां पे राज्यों का प्रदर्शन भी देख ले कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिन्होंने सबसे अधिक जो है कि इस धनराशि का सही प्रयोग किया। सबसे नंबर 1 आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने अपने राज्य के अंतर्गत सबसे अधिक मुद्रा योजना के माध्यम से धन वितरण किया है लोन के रूप में, यानी उसने किसी भी तरीके की बचत नहीं की है, बल्कि हर एक जरूरतमंद सूक्ष्म और लघु उद्योगों को क्या किया, पैसे दिए हैं। दूसरे नंबर पे आपका यूपी आता है। योगी जी की सरकार ने भी लगातार प्रयास किया कि जो जरूरतमंद है, जो वंचित है, जिसको मुद्रा योजना से लाभ मिल सकता है, उसे प्रॉपर सही तरीके से लाभ पहुंचाया जाए। तो 3.1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया। तीसरे नंबर पे आपका कर्नाटक आता है जो 3.02 लाख करोड़ रुपए। अब ध्यान देना कि उत्तर प्रदेश को अब आप लोग बीमारू राज्य मत समझिए। बीमारू का मतलब क्या होता है, BIMARU। इसका मतलब क्या, बी से बिहार हो गया, यू से उत्तर प्रदेश हो गया, एम से MP हो गया। इस तरीके के कुछ राज्य होते थे जो बीमारू थे। बीमारू मतलब जहां पे अर्थव्यवस्था बहुत ध्वस्त थी, कानून व्यवस्था बहुत खराब थी, शिक्षा व्यवस्था बहुत खराब थी। वर्तमान सरकारों के द्वारा इस टैग को हटा दिया गया यूपी में। अब यूपी हमारा एक प्रोग्रेस स्टेट के रूप में भारत में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे अधिक नेशनल फ्लाईओवर भी है, सबसे अधिक एयरपोर्ट भी है, बहुत सारी चीजें हमारे सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर हम बात करेंगे कि अगर यूनियन टेरिटरीज में करें कि कौन सबसे बेहतर रहा, तो जम्मू कश्मीर ने जो है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से सबसे अधिक ऋण दिए। अब बात आती है कि ये जो
चलिए आज देखो हम लोग इस पूरे टॉपिक को एक ही क्लास में कवर करेंगे। जैसे मैंने इंटरनेशनल को एक लेक्चर में कंप्लीट किया, नेशनल को हालांकि 2 लेक्चर लिया, यूपी का एक, इकोनॉमी का भी एक ही होगा। तो मेरी भी टीम पूरी कोशिश कर रही है, मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को करंट अफेयर्स मिल जाए। परेशान मत होइए यार, देखो केवल ये समीक्षा अधिकारी में नहीं, यूपी पीसीएस में भी काम आएगी। हालांकि समीक्षा अधिकारी पहले आ रहा है, तो हमारी पूरी कोशिश है कि 15 तारीख 16 तारीख तक हम आपको निपटा के दे दें। लेकिन जितने सेक्शन मिल चुके हैं एटलीस्ट आप उसे तो तैयार करो। नेशनल हो गया, इंटरनेशनल हो गया, यूपी हो गया, इकोनॉमी मिल गया आज, ठीक है। तो 4 सेक्शन एटलीस्ट याद करो, और जो आगे की संक्षिप्त सुर्खियां वो भी मैं आपको लगा के दे दूंगा, हालांकि मैं उसके नोट्स नहीं बनाऊंगा। चलिए अब यहां पर देखते हैं कि ये जो 52 करोड़ लोग जो है ना, इनमें किसको किसको ऋण मिला। तो आप देखो कि 68% तो महिला उद्यमी है, यानी महिला लोगों ने अपने खाते में पैसे मंगाए। फिर 50% मान लो SC ST OBC को ऋण मिला, 11% अल्पसंख्यक खाता धारक है। अब बात करेंगे पीएम मुद्रा योजना की। भैया इसमें क्या होता है, लोन के अमाउंट को कैटेगराइज किया गया कि कितने अमाउंट को किस किस नाम से दिया जाएगा। जैसे एक होता है इसमें शिशु ऋण। शिशु ऋण में क्या होता है कि 50,000 रुपए तक का आपको लोन दे दिया जाता है कि जाइए अपनी छोटी मोटी जो दुकान है, रेडी पटरी, उससे अपना इसको सुधार लीजिए। दूसरा आता है किशोर ऋण, जो 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक के लिए आता है। तीसरी इसमें कैटेगरी आती है तरुण ऋण, जो 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक आता है। यानी ये 3 कैटेगरी होती है, शिशु ऋण, किशोर ऋण, तरुण ऋण। अब इसमें एक और अपडेट कर दिया गया, तरुण प्लस कर दिया गया। क्या किया गया, तरुण प्लस किया गया है। अच्छा यहां पर ये न्यू जो अपडेट है वो आप देख लीजिएगा कि तरुण ऋण की जो राशि है इस बजट में बढ़ा दी गई है। अब 5 लाख से 10 लाख नहीं, बल्कि अब 10 लाख से 20 लाख रुपए दी जाएगी। तो ये नई अपडेट आ गई है। और एक नई कैटेगरी शुरू की गई, तरुण प्लस, जो कि है किसी और के लिए नहीं, तरुण के लिए ही है। कैसे है, तो वो क्या है तरुण प्लस। देखो विशेषता ये तरुण श्रेणी के लिए ही डिजाइन किया गया, जिन्होंने पहले के ऋण को सफलता के साथ चुका दिया। इसका मतलब क्या, सिंपल सी बात है कि जैसे किसी व्यक्ति ने तरुण ऋण लिया है, तरुण लोन लिया है 1 साल के लिए, कि 10 लाख से 20 लाख के बीच में उसने 12 लाख, 15 लाख, 18 लाख कोई भी पैसा लिया हो, और उसने 1 साल या 2 साल के लिए जो भी लोन लिया हो, विदाउट किसी भी ब्रेकर, यानी किसी भी तरीके का व्यवधान किए बिना उसने समय समय पे अपनी किस्तों को जमा किया, जिससे पूरा लोन उसने जमा कर दिया। यानी उसका सिविल और उसका क्रेडिट क्या हो गया, अच्छा हो गया बैंक की नजर में कि यार ये बंदा सही है, इसको हमने पैसा दिया ट्रस्ट करके, और इसने समय समय पे सारी अपनी किस्तें भुगतान की और पूरा पैसा दे दिया। तो इसको एक बेनिफिशियल दे दिया जाएगा तरुण प्लस। अब इसमें क्या होगा, इसमें या तो अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा, या फिर आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट को थोड़ा कम कर दिया जाएगा, इज आपके क्रेडिट के तौर पे कि आप सही बंदे हो, ठीक है। बस ये थी, तो ये ऋण हो गया। अब चलते हैं मोदी जी का 11 साल का जो रिपोर्ट आया, रिपोर्ट कार्ड, उसकी हम बात करेंगे। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के जो 11 वर्ष हुए, क्या क्या अचीवमेंट सरकार के द्वारा अचीव किए गए, उनके बारे में हम एक ब्रीफली जानकारी लेंगे। जैसे संचयी FDI प्रवाह जो है कि 1.05 ट्रिलियन तक हो चुका है। ये संचयी का मतलब क्या, ये 1 साल का नहीं है। सोचो 1 ट्रिलियन की मैं बात कर रहा हूं, जहां पे भारत की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन है, वहां पे 1 ट्रिलियन क्या हो गया, ये पूरा अब तक जितना FDI आया है 1947 से लेकर मैं जोड़ रहा हूं, या 1950 से ले लेता हूं मैं। हालांकि शुरू में उतना FDI नहीं आता था, धीरे धीरे जो है कि क्योंकि हम समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ ज्यादा झुकाव रखते थे, जिसमें बाहर के देशों को आने की मनाही थी। जब 1991 में हमने रिफॉर्म किया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आए, तो धीरे धीरे FDI के सेक्टर को बढ़ावा मिला और FDI धीरे धीरे हमारे यहाँ प्रवेश किया। फिर मोदी जी के सरकार में 2014 से नई नई पॉलिसीज बनाई गई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया गया, ऑनलाइन पोर्टल किया गया, परमिशन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस किया गया। इनके माध्यम से FDI इजिली और भारत में प्रवेश करने लगी। इस तरीके से पूरे अभी तक के FDI जितना भी भारत को मिला है वो $1.05 ट्रिलियन हो गया। साथ ही साथ रिपोर्ट में बताया गया कि विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। मुद्रास्फीति की बात करेंगे तो 2004 से 14 तक ये मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में बताया जा रहा है कि उस समय औसतन 8.2% थी, लेकिन 2015 से 25 तक इसको घटा के 5% कर दिया गया है। औसतन कह रहा हूं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी मुद्रास्फीति कभी 9% नहीं गई। 2023 में ही 9% चली गई थी, जब प्याज के रेट 120 रुपए हो गए थे, टमाटर के रेट 150-250 रुपए हो गए थे, उस समय 9% तक मुद्रास्फीति चली गई थी, यानी बहुत महंगी हो चुकी थी। हालांकि RBI जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से जो रखता है रेट, वो रखता है 4 + -2। इसका मतलब क्या हो गया कि या तो आप 4 से 2 जोड़ लो तो 6 तक जा सकते हो, या 4 में 2 माइनस कर लो 2 तक, यानी 2 से 6 के बीच का रेशियो ये फॉलो करते हैं, 4 + -2 कहते हैं इसको। और रिपोर्ट कार्ड के बारे में देखेंगे, और फिर हम इसी क्लास में बजट को भी देखेंगे, ठीक है। अलग से नहीं पढ़ना सेंट्रल बजट, हम यही पढ़ेंगे। यूपी बजट को मैंने अलग से पढ़ा है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। यहां पर अगर आप देखोगे 2030 तक $7.3 ट्रिलियन की GDP के साथ भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की राह पे चल रहा है। यानी ये कहा जा रहा है इस सर्वे में कि भैया 2030 तक भारत जिस प्रकार तरक्की कर रहा है, जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, वर्तमान में $4.19 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो चुकी है, चौथे नंबर पे आ चुका है जापान को पीछे करते हुए। तो यह भी माना जा रहा है कि 2030 तक हम इसी तरीके से $7.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकते हैं, जो कि दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, क्योंकि पहली अमेरिका है, दूसरी जापान है, वो सॉरी चाइना है। GVA में सबसे बड़ा योगदान
सेवा क्षेत्र का है। जीवीए मतलब क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडिशन। तो यहां पर आप देखोगे कि जीवीए में जो सबसे बड़ा योगदान होता है यानी ग्रॉस वैल्यू एडिशन, मतलब जो हमारी जीडीपी है उसमें हम जो वैल्यू एडिशन करते हैं वो सर्विस सेक्टर के माध्यम से होता है। कैसे? जो 2014 में 50.6% था वो आज 2025 में लगभग 55% तक हो चुका है और जिसमें 30% कार्यबल को रोजगार भी प्राप्त हुआ है। सिंपल भाषा में कहूं कि अगर हमारी जीडीपी 100% है तो इस 100% में अगर आप देखोगे तो लगभग 55% आपके सर्विस सेक्टर का योगदान है और लगभग 25% के आसपास ही इंडस्ट्री का सेक्टर है या 27 मान लीजिए और 19-20% के आसपास एग्रीकल्चर का है। ये फिक्स नहीं बता रहा हूं लेकिन एक एवरेज बता रहा हूं आपको आइडिया लग सके। ठीक है, अब यहां पर एक रिपोर्ट और दी गई कि सीड से निर्यात गंतव्य यानी कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां पर हम सबसे अधिक निर्यात करते हैं। अगर हम इंजीनियरिंग वस्तु की बात करें तो सबसे अधिक हम यूएसए को, फिर यूएई को, फिर सऊदी अरब को हम निर्यात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वस्तु हम देखें तो यूएई को पहले करते हैं फिर यूएसए को करते हैं। ड्रग और फार्मास्यूटिकल के माध्यम से अगर हम बात करें तो देखो भारत में क्या होता है, जेनरिक दवाइयां बहुत अधिक बनती है क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है, बीमारी यहाँ पे ज्यादा है, इसके लिए हमें दवा का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करना पड़ता है। अब प्रोडक्शन क्या होता है? मात्रा बताती, क्वांटिटी, क्वालिटी मैटर नहीं करता, क्वांटिटी। तो हम मात्रा के संदर्भ में भारत किस नंबर पे है? 3rd नंबर पे है। और यही वजह है कि हम अफ्रीका, एशिया जैसे कॉन्टिनेंट में जितने भी छोटे छोटे गरीब देश हैं, विकासशील देश हैं, उनको सस्ते रुपए पे जो है कि दवाइयां सेल करते हैं। जैसे पैरासिटामॉल जो हमें यहाँ पे 1 रुपए की मिलती है वहां पे हम 75 पैसे में देते हैं। यहाँ पे हम ब्रूफेन वगैरह खाते हैं, डेस्प्रिन खाते हैं जो 2-2, 2.5 रुपए की होती है वो वहां पे 1 रुपए में दे दी जाती है। इसी को मैं जेनरिक दवा कह रहा हूं और ये बहुत बड़ा कंजम्पशन करती है भारत, जो है कि बहुत बड़ा प्रोडक्शन भी करती है। तो मात्रा के नंबर पे 3rd नंबर पे आते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आगे देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, 2017-18 से लेके भाई डिजिटल पेमेंट की बात की जा रही है। देखो 2017-18 में जब डिजिटल पेमेंट शुरू किया गया था ना तो लगभग अगर आप देखोगे कि 2071 करोड़ रुपए हो रहा था। कहने मतलब है कि जितना भी डिजिटल ट्रांजैक्शन किया था तो उसकी एक यूनिट काउंट की गई, भैया कितना अधिक जो है कि अमाउंट हो रहा है, तो 2071 करोड़। शुरू में क्या था, लोगों में डर होता था, लोग क्या करते थे, एटीएम पे ज्यादा विश्वास करते थे कि यार एटीएम से हम पैसा निकाल लेंगे, डिजिटल ट्रांजैक्शन में क्या है कि फ्रॉड हो सकता है, बहुत सारी चीजें। और इस चीज को कंट्रोल करने के लिए सरकार समय समय पे क्या करती थी, आपके क्रेडिट कार्ड पे लिमिट लगाती थी कि अगर आप एटीएम से 4 बार से ज्यादा डेबिट करोगे या निकालोगे पैसा तो आपका क्या होगा, उसके ऊपर 20 रुपए 25 रुपए आपको देने पड़ेंगे। अदर एटीएम से निकालोगे तो 3 बार से ज्यादा नहीं निकाल सकते। तो तमाम प्रयास के माध्यम से भारतीय पब्लिक को क्या किया गया, शिफ्ट कर दिया गया ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। और आज इतना ईजी हो गया है कि हम 2 रुपए का भी अगर सामान लेते तो ऑनलाइन पे कर देते हैं, करते हैं ना। तो इसीलिए अब ये बढ़कर कितना हो गया, 2023-24 में 18,737 करोड़ रुपए तक हो गया, यानी 44% की चक्रवृद्धि देखी गई है। आगे देखते हैं, यूपीआई लॉन्च किया गया और रुपए लॉन्च किया गया। रुपए कार्ड, यूपीआई जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, जैसे आप फोन पे, गूगल पे, तमाम चीजों से आप करते हो। तो भारत ने इन यूपीआई को अदर कंट्रीज में भी लॉन्च किया है, जिससे क्या होगा, उन कंट्री के साथ हमारा डायरेक्टली पेमेंट ट्रांसफर हो सकता है, जैसे यूएई, नेपाल, भूटान, सिंगापुर, मॉरिशस, फ्रांस, श्रीलंका। ध्यान रखना मेरे दोस्त, ये 7 देश ही हैं जहां पर अभी तक केवल हमने यूपीआई लॉन्च किया है। यूरोपीय देश अगर आपसे पूछेगा तो एकमात्र यूरोपीय देश है वो है फ्रांस, आपसे पूछेगा। अगर आसियान कंट्री के बारे में अगर आपसे पूछ ले तो वो आपको याद रखना सिंगापुर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप देखोगे कि जो पश्चिम की बात करेंगे, पश्चिम एशिया में तो यूएई हो गया। पूछा जा सकता है मेरे दोस्त कि एकमात्र यूरोपीय देश कौन सा जहां पे यूपीआई लॉन्च किया गया, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। तो याद रखना आपको हर एंगल से। और कितने टोटल देश है, 7 देश है। रुपे कार्ड कहां कहां लॉन्च किया गया, रुपे कार्ड जो आपका जैसे एटीएम कार्ड आप देखो, रुपे कार्ड होता है, मास्टर कार्ड होता है, वीजा कार्ड होता है। तो रुपे कार्ड जो है कि सबसे ज्यादा ग्रो करता है। इसमें आप देखोगे यूएई है, नेपाल है, भूटान है, सिंगापुर है, मॉरिशस है। ये टोटल 5 देश हैं। ये देश कोई अलग नहीं है, ये वही देश है जो यूपीआई लॉन्च करने वाले हैं। बस यहां से आपको श्रीलंका और फ्रांस को कार्ड देना है, तो बाकी 5 देश आपके रुपे कार्ड का भी प्रयोग करते हैं। ये प्रश्न भी आपसे बन सकते हैं। अब आते हैं हम लोग बहुत चर्चित सेक्शन या बहुत डिमांडिंग सेक्शन, बजट की बात करेंगे। हालांकि मैं चाहता तो इसके बजट को मैंने सोचा अलग करके रख दूं इसकी पीडीएफ, ताकि एक अलग क्लास बनेगी, लेकिन नहीं, हम इसको जो है कि इसी क्लास में कवर कर लेंगे। और उससे पहले मैं आपको यह दिखा दूं कि यूपी का बजट मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, जबकि मैगजीन में था, लेकिन मैंने ऑलरेडी पहले यूपी बजट करा दिया है कंप्लीट। उसको मैं आपको बताता हूं कैसे वहां तक आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप यूट्यूब चैनल पर अपने ग्लैंस एकेडमी सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे, जब ग्लैंस एकेडमी में आप एंट्री करोगे तो यहाँ पर आप प्लेलिस्ट देखेंगे। और जब प्लेलिस्ट में आएंगे तो इसी आई दृष्टि करंट अफेयर्स की जो आपको प्लेलिस्ट दिख रही है ना,
तो इसी प्लेलिस्ट में आप जब एंट्री करते हैं, यहाँ पर इस प्लेलिस्ट में आप आओगे, यहाँ पर आप क्लिक करोगे और जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे मेरे दोस्त, तो इसमें जितना भी करंट अफेयर्स अब तक का है सारी की सारी मैंने एक ही जगह पे मर्ज किए। जिसको अगर देखना हो कि भाई वो चाहता है 2024 के और करंट अफेयर्स को देखना चाहे तो वो देख सकता है। इस तरीके से यहाँ पर देखोगे ये सारी चीज़ें, जैसे मैंने इकोनॉमी सर्वे भी अलग से कराया था यूपीएससी के लिए, यहाँ पर ये क्लास आपको देखने को मिल जाएगी। ये रहा उत्तर प्रदेश बजट जो है आपका, जो 4 महीने पहले जब बजट आया था फरवरी में, तभी मैंने इस क्लास को कंप्लीट कर दिया था। तो यहां से आप लोग इस बजट को कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको पीडीएफ में मेंशन नहीं किया है। चलते हैं हम अपने टॉपिक पर, अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये रहा हमारा टॉपिक, केंद्रीय बजट। चलिए शुरू कर लेते हैं अपने केंद्रीय बजट को। क्या कहता है, देखिए केंद्रीय बजट की जो शुरुआत की गई थी ना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, तो एक कोटेशन मारा गया था, यानी कि कोटेशन बोला गया था। वो कोटेशन क्या था, कोई देश केवल मिट्टी से नहीं बनता बल्कि देश के लोगों से है। मतलब कोई देश केवल मिट्टी से नहीं है बल्कि उस देश के लोगों से है। और ये कोटेशन कहां से लिया गया, तो देखिए यह पंक्ति तेलुगु कवि या नाटककार आप कह सकते हो गुराजादा अप्पा राव की है। किसकी, गुराजादा अप्पा राव की। हो सकता है एग्जामिनर यही पूछ ले कि भैया शुरुआत जो की गई थी वो किससे की गई थी, तो गुराजादा अप्पा राव से। 1 फरवरी 2025 को बजट को प्रस्तुत किया गया था वित्त मंत्री जी के द्वारा, और जिसमें विकसित भारत करने के लिए 6 व्यापक सिद्धांतों की चर्चा की गई कि किस प्रकार से हम अपने भारत को विकसित भारत कर सकते हैं। भाई किसी भी राष्ट्र को विकसित होने के लिए जो उसकी चुनौतियां हैं उसका समाधान होना चाहिए, और जो संभावना है उसको तलाशने का प्रयास किया जाए। यही तो हो सकता है रास्ता। तो पहला उन्होंने कहा कि हमें गरीबी से मुक्ति प्राप्त करनी होगी, तब हम विकसित भारत हो सकते हैं। हमें 100% अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी, तब हम विकसित भारत बनेंगे। हमें बेहतर, सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए, कुशल कामगार होना चाहिए, और साथ ही साथ रोजगार भी होना चाहिए, और आर्थिक गतिविधियों में लगभग 70% हिस्सेदारी कम से कम महिलाओं की होनी ही चाहिए। और फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले जो किसान है, फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड मतलब भारत जो है कि दुनिया में सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादन और उपभोक्ता करने वाला देश है, निर्यातक भी देश माना जाता है। हालांकि रैंक 1 तो नहीं है लेकिन रैंक 2 के आसपास है, या अलग अलग कैटेगरी वाइज है, जैसे गेहूं अलग, चावल अलग, मक्का अलग। तो इस तरीके से किसान भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तभी हम विकसित भारत बना पाएंगे। तो ये 6 वो व्यापक सिद्धांत इन्होंने दिए कि हम किस तरीके से विकसित भारत बना पाएंगे। आगे देखते हैं बजट में किसके विकास पर फोकस किया गया, तो 4 वर्ग पर फोकस किया गया, जिसको हम लोगों ने ज्ञान से नोट किया। ज्ञान मतलब गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। अन्नदाता मतलब किसान हो गया, नारी मतलब महिला, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी। इन चारों वर्गों को ध्यान में रखते हुए बजट को जो है कि तैयार किया गया है। साथ ही साथ बजट में 6 ऐसे क्षेत्रों को डिकोड किया गया जहां पर हमें परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। देखो ये जो छोटे छोटे पॉइंट मैं बता रहा हूं ना, हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले भैया विकसित भारत के लिए कौन से सिद्धांत निर्मला जी ने बताए, या फिर किन वर्गों पर फोकस किया गया, या बजट में उन 6 क्षेत्रों का नाम बताइए जहां पर परिवर्तनकारी सुधार करने आवश्यक है। जैसे कराधान यानी कि टैक्स के रिफॉर्म किए गए, तो 12 लाख तक की जो है कि टैक्स छूट कर दी गई, 75,000 डिडक्शन कर दिया गया स्टैंडर्ड। फिर दूसरा एनर्जी सेक्टर, तीसरा शहरी विकास, चौथा खनन, पांचवा वित्तीय क्षेत्र, और छठा हो जाएगा विनियामक सुधार अर्थात रेगुलेशन करना। तो ये 6 ऐसे सेक्टर हैं जहां पर परिवर्तनकारी सुधार करने हैं हमें। अब यहां पर एक और पॉइंट आपको देखना है कि जिस तरीके से विकसित भारत को सुधार करने के लिए 6 व्यापक सिद्धांतों का पालन करना है, जिसमें गरीबी आपको दूर करनी है, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी करनी है, बेहतर जो है कि स्वास्थ्य करना है, कुशल कामगार रोजगार देना है, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है, और किसानों का कल्याण करना है। तो ये 6 सिद्धांत इन्होंने दिए। लेकिन इन सभी 6 सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए या विकसित भारत को सक्सेस करने के लिए भारत के पास 4 ऐसे महत्वपूर्ण इंजन हैं जिसको हमें इन्वेस्ट करना है या जिसको हमें सुधार करना है। आगे पूरी चर्चा इन्हीं 4 सेक्शन के माध्यम से करेंगे हम लोग। तो 4 शक्तिशाली जो इंजन बताए गए जो विकसित भारत की यात्रा को पूरा करेंगे। विकसित भारत की यात्रा 2047 में कंप्लीट हो रही है मोदी जी के प्लान के तहत, नीति आयोग के द्वारा, जो नया भारत @75 होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पर अगर आप देखोगे कि हम किस तरीके से विकसित भारत @2047 के टारगेट को अचीव करने में लिए जो यात्रा करेंगे, तो उसमें जो इंजन लगेगा वो इंजन महत्वपूर्ण होना चाहिए। जैसे कृषि में सुधार करेंगे, एमएसएमई में सुधार करेंगे, निवेश में सुधार करेंगे और निर्यात में सुधार करेंगे। तो ये चारों सेक्टर हमारे भारत की अर्थव्यवस्था को 2047 तक बूस्ट करेगी। अब एक एक करके हम बात करेंगे। जैसे पहला इंजन आपका कृषि है, तो कृषि में क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या चुनौतियां, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला इंजन आपका कृषि हो गया। राज्यों के साथ प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू की गई। अब यहाँ पे धन और धान्य, देखो धन तो आपको पता है, लेकिन धान्य किसे कहते हैं, अनाज को कहा जाता है। ऋग्वैदिक परंपरा में धान्य अनाज को कहा जाता है और आज भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस योजना को शुरू किया गया। इससे एक चीज तो समझ में आ गई, धन धान्य का मतलब अनाज या कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य क्या होगा कि जहां पे कम उत्पादकता होती है, या जहां पर कम ऋण प्राप्त हो पाता है, या जहां पे कम फसल बुवाई होती है, ऐसे 100 जिले पूरे देश में चिन्हित किए गए। पूरे देश में 100
जिले पहले चिन्हित किए गए हैं, उन जिलों में इनको सुधार करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। तो एक प्रश्न दिमाग में रख लो कि क्या ये समग्र भारत में यूज की जाएगी? नहीं, समग्र भारत में चयनित 100 जिलों में केवल अप्लाई होगी, पूरे भारत में नहीं होगी। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको शुरू किया गया, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। और ये ऐसे 100 जिलों में होगी जहां पे प्रोडक्टिविटी कम है, वहां के लोगों को लोन कम मिल पाता है, फसल बुवाई का एरिया भी कम होता है। उद्देश्य क्या रहेगा इस योजना के माध्यम से कि ऐसे 100 जिलों में हम कृषि की उत्पादकता को बढ़ाएं, फसल विविधता को लेकर आए, सतत कृषि पद्धति को अपनाएं, भंडारण की व्यवस्था सही करें, सिंचाई की व्यवस्था बढ़िया करें और दीर्घ और लघु अवधि के ऋण तक सुविधाजनक बनाना। यानी लोगों का या किसानों का लघु और दीर्घ दोनों प्रकार की जो है कि ऋण इजीली अवेलेबल हो सके। और इस प्रकार से 1.7 करोड़ किसानों को लाभान्वित किया जाने का टारगेट किया गया है। बात समझ में आ गई? अच्छा, इसी तरीके से दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 वर्ष का दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन शुभारंभ किया। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्षों का। क्या क्या प्रोग्राम होगा इसमें कि देखो, एक तो हम बीज को तैयार करेंगे। कैसा बीज होगा? जलवायु अनुकूल, जो जलवायु परिवर्तित हो रही है इसको लड़ने के लिए या यूं कहे कि इसको संवेदनशील बनाते हुए हम ऐसे बीजों को तैयार करेंगे। दूसरा, प्रोटीन की मात्रा भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि भारत में जो हमारा मध्यम वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, वो सबसे अधिक अपनी जनसंख्या रखता है और इसके लिए प्रोटीन का जो बड़ा बड़ा स्रोत हम लोग खाते हैं ना, बादाम खा लिए, वॉलनट खा लिया या किशमिश खा लिया या फिर जो है कि पिस्ता वगैरह खा लिया, नहीं, ये गरीबों के पास नहीं मिल पाता है। इसीलिए गरीबों का बादाम क्या होता है? मूंगफली होता है। तो जो दलहनी फसल होती है, यहीं से प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक मिल सकती है इनको। तो ऐसे हम बीज और ऐसी दालों का प्रोडक्शन करेंगे जिसमें प्रोटीन की मात्रा भी अधिक हो, भंडारण की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, प्रबंधन की व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये एक नई योजना शुरू की गई, दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन। कितने वर्षों के लिए? ये यहां से प्रश्न बन सकता है, 6 वर्षों के लिए। क्या उद्देश्य होगा? एक तो बीज अच्छा बनाएंगे और प्रोटीन की मात्रा वृद्धि करेंगे। ठीक है, अभी हम ये जितने भी रिफॉर्म्स पढ़ रहे हैं ये प्रथम इंजन कृषि में पढ़ रहे हैं, जो हमारी विकसित भारत की यात्रा को कंप्लीट करेगा। आगे देखते हैं, बिहार में एक मखाना बोर्ड स्थापित किया रहा है। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि कौन से जिले में होगा, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि पूर्णिया जिले में होगा, जो पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। और यहां पर जो है कि शायद सीमा साझा करता है कि नहीं, ये तो यार मुझे भी कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि ये पूर्वी बिहार में, जो पश्चिम बंगाल की तरफ आप जाओगे तो वहीं पे पूर्णिया देखने को मिलता है। वहां पर ऐसा माना जा रहा है कि वहां पे मखाने की खेती सर्वाधिक होती है, तो हो सकता है मखाना बोर्ड वहां पे स्थापित हो। बाकी मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि में भारत सेकंड नंबर पर आता है। 5 वर्षीय कपास उत्पादकता मिशन को शुरू किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से लंबे रेशे वाले कपासों को बढ़ावा दिया जाएगा, या लंबे रेशे वाली जो किस्में होती ना उसको बढ़ावा दिया जाएगा। तो यहां पर 2 बातें याद रखो, दलहनी मिशन 6 वर्ष के लिए, कपास की उत्पादकता मिशन 5 वर्ष के लिए। क्योंकि शब्द से तो दिख ही रहा है यार कि कपास का प्रोडक्शन करोगे, जैसे धन धान्य से आपको अलग समझ में आया, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। साथ ही साथ जो केसीसी होता है ना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जो 1998 में शुरू की गई थी। पहले किसानों को क्या होता था? 7% तक रियायती दर पे, 7% इंटरेस्ट रेट पे क्या होता था? 3 लाख रुपए जो है कि ऋण देने की व्यवस्था की गई थी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, कि आपको एक क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, आप 3 लाख रुपए इसका लोन ले सकते हो इससे, या 3 लाख रुपए यूज कर सकते हो और रिटर्न आपको 7% इंटरेस्ट के साथ करना होता है। लेकिन यहां पर अब इसकी लिमिट को बढ़ा दिया गया 5 लाख रुपए। कहा गया कि अब 3 लाख नहीं, अब 5 लाख रुपए तक की आपकी लिमिट बढ़ा दी गई। साथ ही साथ इसमें किसानों के साथ साथ मछुआरों को शामिल किया गया, जो मत्स्य पालन करते हैं, डेयरी किसानों को शामिल किया गया, जो डेयरी प्रोडक्ट को चलाते हैं। तो इस तरीके से केवल कृषि करने वाले किसान ही नहीं, मछुआरे भी शामिल हो गए और डेयरी किसान भी शामिल हो गए, यानी इनको भी केसीसी कार्ड दिया जाएगा। जब इसको शुरू किया गया था 1998 में, तब ये केवल कृषि करने वाले किसानों के लिए ही बस अवेलेबल था, जिससे मछुआरे वगैरह को लाभ नहीं मिल पाता था, मत्स्य योजना वालों को या डेयरी प्रोडक्ट वालों को। तो अब इनको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। समझ में आ गई बात मेरी? चलो आगे देखते हैं। देखो, इतना फ्रेमिंग करके मैंने इस बजट को तैयार किया है। हालांकि किताब में भी अच्छी तरीके से दिया था, लेकिन मैंने और इजी करने का प्रयास किया, ताकि आपको वो चीजें पता होनी चाहिए यार जो सीधे सीधे प्रश्न बन सकता है। बाकी पूरा कचरा पढ़ने की जरूरत नहीं, वरना बजट तो बहुत बड़ा है। ठीक है, आगे देखते हैं। यूरिया की आपूर्ति करने के लिए 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन करने वाली क्षमता के साथ नामरूप असम में जो है कि एक संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, यानी कि प्लांट स्थापित किया है। कहां पे? नामरूप। ध्यान देना, ऑप्शन पता है आपको, कामरूप भी देखने को मिलेगा। ये कामरूप है असम में और वैसे ही नामरूप है, तो नामरूप में किया गया। अब चलते हैं हम दूसरे इंजन एमएसएमई को देखते हैं, क्या ग्रोथ हमने की। दूसरा इंजन जो एमएसएमई है, एमएसएमई का निर्यात, जितना भी भारत का पूरा निर्यात होता है ना, उसमें 45% योगदान होता है। साथ ही साथ 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार ये प्रदान करते हैं। विनिर्माण क्षेत्र में भी 36% का योगदान देते हैं। अर्थात एमएसएमई एक बहुत बड़ा सेक्टर हो गया। अगर मैं यूपी की ही बात करूं, हालांकि मैंने यूपी बजट में पढ़ाया भी है कि यूपी में 96 लाख एमएसएमई है, और जिसके माध्यम से 1.65 करोड़ लोगों को तो रोजगार मिल रहा है। आप सोचो, 1.65 करोड़ हम ही ने दे दिए 7.5 करोड़ में से। अब पूरा भारत 6 करोड़ लोगों को जो है कि रोजगार दे रहा है, अकेले हम 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो ये बहुत
बड़ा जो है कि चेंज कर सकता है, इसीलिए इसको दूसरा इंजन रखा गया है। अब यहाँ पर एमएसएमई का जो वर्गीकरण था, यानी कि कितने कितने धनराशि वाले एमएसएमई को सूक्ष्म, लघु और मध्यम माना जाएगा, इसमें एक परिवर्तन किया गया और 1 अप्रैल 2025 से इसको लागू कर दिया गया। तो अब जो नई वाली जो संशोधन करने वाली जो क्लासिफिकेशन आई है, सूक्ष्म कैटेगरी में जो रहेंगे उनका निवेश रहेगा 2.5 करोड़ तक, और कारोबार रहेगा, जो भी बिजनेस रहेगा वो उनका 10 करोड़ तक रहेगा। अर्थात 4 गुना, अगर आप देखोगे 2.5 करोड़ से 4 गुना कितना हो गया, 10 करोड़ हो गया। तो ये नई राशि आ गई कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ तक हो रही है और उसका प्रॉफिट या जो कि पूरा बिजनेस 10 करोड़ तक हो रहा है, तो वो सूक्ष्म उद्यम माना जाएगा। अगर वही उद्यम अगर 25 करोड़ रुपए तक निवेश कर रहा है और 100 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमा रहा है, यानी कि 4 गुना, तो वो लघु उद्यम माना जाएगा। उसी तरीके से अगर आप देखोगे 125 करोड़ रुपए का अगर इन्वेस्ट हो रहा है और 500 करोड़ रुपए का जो है कि पूरा व्यवसाय हो रहा है, यानी कि ये भी 4 गुना हो गया, तो इसे मध्यम उद्यम माना जाएगा। और इस तरीके से नई कैटेगरी आपको डिफाइन कर दी गई है अमाउंट के साथ, और ये प्रश्न बन सकता है ऐसे ही बॉक्स के द्वारा। आगे देखते हैं, साथ ही साथ ऋण गारंटी कवर में वृद्धि की गई है। जैसे जो सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए पहले जो ऋण दिया जाता था 5 करोड़ रुपए, उसको बढ़ा के हमने 10 करोड़ रुपए तक कर दिया। ऋण देने की बात हो रही है, ध्यान देना मेरे दोस्त, ऋण देने की बात हो रही है, लोन देने की। और जो स्टार्टअप्स होते हैं उनके लिए 10 करोड़ रुपए से बढ़ा के 20 करोड़ रुपए तक का लोन की व्यवस्था की गई है। आगे बात करते हैं उद्यम पोर्टल। उद्यम पोर्टल क्या है? ये वो पोर्टल है जहां पे जितने भी भारत में पंजीकृत एमएसएमई होते हैं, क्या होते हैं? पंजीकृत सूक्ष्म उद्यम छोड़ो, ये उद्यम पोर्टल ही आपका क्या करता है? एमएसएमई की पूरी डिटेल्स को देता है कि हमारे उद्यम पोर्टल पे कितने पंजीकृत एमएसएमई जिसको सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा सकता है। तो उद्यम पोर्टल ने क्या किया, कह रहा है कि जो सूक्ष्म लघु मतलब सूक्ष्म उद्यम है उनके लिए हम 5 लाख का क्रेडिट कार्ड देंगे, जो कि पहले 10 लाख क्रेडिट कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एक तो आपने पढ़ा दोस्तों केसीसी, जो कि 3 लाख रुपए से बढ़ के अब कितना हो गया, 5 लाख रुपए तक दे रहा है। अब यहां पर उद्यम पोर्टल भी कह रहा है कि जो भी हमारे साथ पंजीकृत सूक्ष्म उद्यम होंगे उनको हम 5 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड देंगे, और पहले वर्ष हम केवल 10 लाख क्रेडिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एमएसएमई को, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता प्रबंधन संस्थान स्थापित किया जाएगा। कहां पे होगा? बिहार में होगा। मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए हम एमएसएमई को भी इसमें शामिल कर रहे हैं और राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना कर रहे हैं। तो जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन शुरू किया जा रहा है, ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो एमएसएमई को शामिल किया रहा है ताकि मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो आपका 2014-15 में शुरू हुआ था, ये सफल हो सके, अर्थात भारत के अंतर्गत बनाइए। अब चलते हैं तीसरे इंजन में। तीसरा आपका इन्वेस्टमेंट है। भाई इन्वेस्टमेंट जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपकी अर्थव्यवस्था बूम नहीं कर सकती, तो इन्वेस्टमेंट करना जरूरी होता है। अब जैसे अगर मैं बात करूं, किसी भी बिजनेस में आपको या किसी भी काम में अगर इन्वेस्ट करोगे तभी आपको आउटपुट मिलेगा। अगर आप पढ़ लिख रहे हो, स्टूडेंट हो, आप अपने पास हुनर को डेवलप कर रहे हो, कौशल को विकसित कर रहे हो, तो ये भी इन्वेस्टमेंट है। अब जैसे मैं यूट्यूब अभी अपने क्या कर रहा हूँ, अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेकर आने की सोच रहा हूँ। सबसे पहले मैंने शुरुआत की थी एक छोटे से मोबाइल से, ठीक है, उसके बाद फिर मैंने टैबलेट पर शिफ्ट किया। अब मैं अपना पूरा पैनल का सिस्टम लगा रहा हूँ। हालांकि जो इससे पहले आप लोगों ने 20-25 क्लासेस देखी थी वो दिल्ली में रेंट पे मिलता है स्टूडियो, तो वहां पे मैंने यूज किया। अब मैं अपने घर पे सेटअप लगा रहा हूं। कहने का मतलब क्या हो कि जब तक मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा तब तक जो है कि लोगों के बीच मेरा इंटरेक्शन और बेहतर नहीं हो पाएगा। तो इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। तो सरकार ने भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या सोचा कि हम लोगों में निवेश करेंगे, अर्थव्यवस्था में निवेश करेंगे और नवाचार में निवेश करेंगे, इन तीनों पे काम करेंगे। अब लोगों में निवेश का मतलब क्या? लोगों को पैसा थोड़ी देना है, लोगों को सक्षम बनाया जाएगा। स्वास्थ्य के स्तर पे, शिक्षा के स्तर पे, कौशल प्रबंधन के स्तर पे, इन स्तरों पे हम ह्यूमन डेवलपमेंट करेंगे तो ह्यूमन कैपिटल बना पाएंगे, यानी मानव पूंजी बना पाएंगे। अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट करेंगे, नवाचार में निवेश करेंगे ताकि नए नए इनोवेटिव आइडियाज आते रहें। जिसमें क्या है, बच्चों में ज्ञान नवाचार बढ़ाने के लिए हमने अगले 5 वर्षों में 50,000 अटल टिकरिंग लैब स्थापना होगी। कितनी? 50,000 अगले 5 सालों। 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होंगे। हालांकि वर्तमान में 3 नेशनल जो स्किल इंस्टीट्यूट हैं वो ओपन किए जा चुके हैं। जैसे एक मुंबई में है, एक अहमदाबाद में है और एक आपका कानपुर में, ठीक है, राष्ट्रीय कौशल संस्थान जिसको हम कहते हैं। इसी तरीके से कौशल एक्सीलेंसी सेंटर को भी स्थापित किया जाएगा, 5 है। साथ ही भारतीय भाषा पुस्तक योजना को लागू किया गया है। जैसे जितनी भी भारतीय भाषाओं की जो पुस्तकें, अब भारतीय भाषा का मतलब क्या है? जो संविधान में अनुसूचित जो 22 भाषा है उनको फोकस किया जा रहा है। इन पुस्तकों को डिजिटल रूप दे दिया जाएगा ताकि बच्चों को इजीली एक्सेस हो सके डिजिटल रूप में। पूंजीगत व्यय और सुधारों के लिए राज्यों को अगले 50 वर्षों की अवधि वाले ब्याज मुक्त ऋण हेतु 1.5 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। मतलब अगर कोई राज्य सरकार 50 वर्षों की अवधि के लिए कोई लोन लेना चाहती है कि जिससे वो पूंजीगत व्यय करेगी, जैसे यूनिवर्सिटी बनाएगी या कहीं पे हॉस्पिटल बनाएगी या कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाएगी, कोई ऐसा काम जिससे सामाजिक कल्याण को बढ़ावा मिले, तो वो कोलेटरल फ्री उसे लोन मिल जाएगा और इसके लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का बजट किया गया है। 2021 में फर्स्ट परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना को लागू किया गया था और अभी 2025-30 के लिए सेकंड परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें
2019 से अब तक 15 करोड़ परिवारों को, 15 करोड़ या उससे अधिक परिवारों को नल से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण आबादी लगभग 80% कवर हो चुकी है। कितनी? 80%। और 100% कवरेज के लिए क्या करना? जल जीवन मिशन का विस्तार किया गया, जो 2028 तक चलेगा। हालांकि 2019 से शुरू किया गया था और अब तक 15 करोड़ से अधिक परिवारों को नल से पानी दिया जा रहा है, जिसमें गांव के ही 80% लोग हैं। ठीक है, लेकिन हमें इस कवरेज को 100% तक पहुंचाना है, ताकि प्रत्येक गांववासी को जो है कि एटलीस्ट पानी मिल सके। इसके लिए जल जीवन मिशन का विस्तार करते हुए इसको अब 2028 तक बढ़ा दिया गया, यानी इसे भी क्लोज नहीं किया गया। तो ये ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि जल जीवन मिशन का हाल ही में विस्तार कितने वर्षों के लिए और कर दिया गया। साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम बात करें तो 2047 तक हमें 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का विकास करना अनिवार्य है, या यूं कहें कि एक तरीके से शर्त रखी है कि हम किस तरीके से 100 गीगावाट तक का परमाणु ऊर्जा उत्पादन कर सके। और जिसके लिए हम लघु मॉड्यूलर रिएक्टर यानी कि शॉर्ट मॉड्यूलर रिएक्टर की बात करें, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हमने 20,000 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। अब यहां पर एक और समझेंगे, इसके साथ साथ हमने परमाणु ऊर्जा मिशन को भी शुरू किया है। साथ ही संग्रहालयों, पुस्तकालयों और पांडुलिपियों का दस्तावेजीकरण और संरक्षण करने के लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया है। यानी भारत का जो ज्ञान है इसको डिजिटल रूप में जो है कि संरक्षित किया जाए, इसके जितने भी डॉक्यूमेंट है उनको हम डिजिटली रूप में संरक्षित कर सके, पुस्तकालय को, पांडुलिपियों को, इन सभी को हम डिजिटल रूप देंगे। और इसके लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया गया, जिसके लिए 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को संरक्षित किया जाएगा पहले। ठीक है, 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों क्या करेंगे? हम पहले संरक्षित करेंगे। अब यहां पर हम अपनी बात करेंगे चौथे इंजन को, क्योंकि 4 इंजन मैंने बताया, कृषि हो गया था, एमएसएमई हो गया था, निवेश हो गया, निर्यात की बात कर। तो समझ में आ गया बजट कैसे हमने शुरू किया। भाई 6 व्यापक जो सिद्धांत है विकसित भारत की यात्रा के लिए, कि गरीबी खत्म करो, शिक्षा, स्वास्थ्य, कामगार, महिला भागीदारी और किसान। फिर उसके बाद हमने 4 वर्गों पे फोकस किया, ज्ञान यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, इस पे फोकस करते हैं। फिर हमने 6 क्षेत्रों की बात की जहां पे हम परिवर्तनकारी सुधार करेंगे, जिसमें कराधान भी था इंपॉर्टेंट रूप से, ऊर्जा था, खनन था, वित्तीय क्षेत्र था, विनियामक था। फिर उसके बाद हमने 4 ऐसे इंजन को पकड़ा है जिसमें हम रिफॉर्म करेंगे तो ये हमारी विकसित यात्रा को बेहतर कर सकें। क्योंकि अगर आपकी गाड़ी का इंजन अच्छा नहीं है तो आपकी गाड़ी आगे नहीं जा सकती। वंदे भारत क्यों अच्छी मानी जा रही है? क्योंकि एक तो स्पीड उसकी अच्छी है, बाकी ट्रेनों से उसका इंजन कैपेसिटी अच्छी है, इसीलिए इंजन बेहतर होगा, तभी आप बेहतर यात्रा कर सकोगे। तो 4 इंजन हमने बताए, कृषि, एमएसएमई, निर्यात, और चौथे हम बात करें निर्यात, हालांकि हमने निवेश पढ़ लिया। वित्त पोषण समाधानों के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार हेतु भारत ट्रेड नेट डिजिटल अवसंरचना स्थापित की जाएगी। यानी कि वित्त पोषण का जो समाधान करना है कि कैसे करके हम जो है कि फंडिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है इसको और बेहतर रूप से संचालित करने के लिए भारत ट्रेड नेट, जिसको हम लोग बीटीएन कहते हैं, इसको डिजिटल अवसंरचना स्थापित की जाएगी। बीमा क्षेत्रों में सरकार ने कहा कि अब एफडीआई 74% से 100% करने की घोषणा की गई है, कि अब बीमा क्षेत्र में आप 100% तक एफडीआई ले सकते हैं। प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए, यानी जो राज्य है आपस में वो कैसे प्रतिस्पर्धा करें, वो भी स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, साथ ही साथ केंद्र सरकार से प्रतिस्पर्धा कैसे करें, इसके लिए 2025 में राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक जारी किया गया है, कि जो राज्यों में जो निवेश आ रहा है वो कितना आ रहा है कि नहीं, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स ऑफ स्टेट शुरू किया गया है। ठीक, साथ ही साथ इसमें टैक्स सिस्टम को भी सही किया गया है। टैक्स सिस्टम में क्या है, हालांकि इसको रखना चाहिए था निवेश वाले में, लेकिन ये अलग टॉपिक बना दिया मैंने। 12 लाख रुपए तक की आय पर अब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, पहली चीज। दूसरा, 4 लाख तक की आय पर 0% टैक्स रहेगा, लेकिन 4 लाख से ऊपर जैसे जैसे आप जाओगे तो आपकी टैक्स की रेट बदलती जाएगी, जैसे 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%। अब आपसे अगर एग्जामिनर पूछे कि भैया न्यू टैक्स रेजिम में कितने प्रकार की दरें हैं, तो आपको 7 दरों का जिक्र करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं पढ़नी है, 0% को भी आपको दर मानना है, क्योंकि 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं लग रहा है। अब बहुत बच्चों का कंफ्यूजन था शुरू में, जब आप लोग भी देख रहे हो कि सर 12 लाख तक टैक्स फ्री है, फिर भी सरकार कह रही 4 लाख से अधिक होगी तो हम इतना लेंगे। देखो इसके लिए YouTube पे 1000 वीडियो है, लेकिन मैं इन शॉर्ट बताता हूं कि 12 लाख रुपए 75,000 रुपए, 75,000 कौन से मैं अभी यहां पे पढ़ा देता हूं। जो मानक कटौती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये सरकार पहले 50,000 रुपए देती थी कि आपका जितना भी अमाउंट है उसमें 50,000 रुपए पे और छूट आप ले लो, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया, यानी 12,75,000 रुपए पे कोई भी टैक्स नहीं लगे। लेकिन अगर 12,75,000 के बाद अगर आपका 1 रुपए भी अतिरिक्त हो गया ना, तो आपकी टैक्स की स्लॉट ये लगेगी, 4 लाख तक 0, 4 से आगे जाओगे तो 5%, 10%, ऐसे करके मैक्सिमम अगर आप जाओगे 24 लाख रुपए से ऊपर जितना भी कमा रहे हो उस पर 30% का टैक्स लगेगा, प्लस गवर्नमेंट इस पे सेस और सरचार्ज अलग से जोड़ लेती है। तो एट ऑल देखेंगे तो लगभग 45% के आसपास जो है कि टैक्स देना पड़ता है, जिसकी अमाउंट 24 लाख रुपए से अधिक होता है। तो ये वाली बात समझ में आ गई। और स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना कर दिया गया, 75,000 रुपए कर दिया गया।
अब आ जाते हैं कुछ बजट के इंपॉर्टेंट कुछ और भी फैक्ट हैं जिनको हमें कवर करना जरूरी है। जैसे बजट का आकार कितना था, तो आप यहां पर देखो कितना है, तो 50,65,345 करोड़ रुपए। कितना रुपए दोस्तों? 50,65,345 करोड़ रुपए, ये इसकी धनराशि है। पहली चीज। अब इन बजट आकार में इसी को हम व्यय राशि भी कहते हैं, ठीक है, कुछ अलग नहीं होता। जैसे देखो यही कुल व्यय भी होगा, सरकार यही तो करी कि हम इतना पैसा व्यय करेंगे और इसके बदले में हम कितना रिटर्न लेंगे, वो अलग चीज है। तो व्यय कितना करी? 50,65,345 करोड़ रुपए, यही इसका बजट आकार। लेकिन हम सरकार ये करी कि हम प्राप्त कितना करेंगे, तो प्राप्त करेंगे हम लगभग 34.96 लाख करोड़ रुपए। अब कहोगे सर लगभग 16 लाख रुपए कहां से, 16 लाख करोड़ कहां गया? तो भैया वो उधारी रहेगी, हम उधारी को ऐड नहीं करें, क्योंकि अतिरिक्त उधारी जो होती है हमें वो अल्टीमेटली रिटर्न भी करनी होती है, उस पर ब्याज भी देना होता है, तो वो हमारी नेट प्रॉफिट नहीं होता, नेट रिसीविंग नहीं होती। तो हमने कुल प्राप्तियां कितनी कर दी? 34.96 लाख करोड़। अब यहां पर जो प्राप्ति होगी वो दो कैटेगरी में होगी, एक तो राजस्व प्राप्ति होगी, एक पूंजीगत प्राप्ति। तो राजस्व प्राप्ति होगी लगभग 67.53% हिस्सेदारी इसमें है, और पूंजीगत प्राप्ति की जो हिस्सेदारी वो लगभग इसी में 32.47% है इस अमाउंट में। तो राजस्व प्राप्ति 67.53 यानी कि लगभग 67.67% और 32.5% के आसपास पूंजीगत प्राप्ति हो गई। अच्छा, व्यय जो हम कर रहे हैं कि जो बजट है पूरा हमारा 50,65,345 करोड़, इसमें राजस्व व्यय होगा लगभग 78% और पूंजीगत व्यय होगा लगभग 22%। तो कितना हो गया पूंजीगत व्यय? 22% हो गया। यानी हर साल कहीं ना कहीं सरकार अपने पूंजीगत व्यय को बढ़ा रही है, जबकि वही 2024-25 के बजट में पूंजीगत व्यय हमारा कितना था? 20%। अब कितना बढ़ गया? 2% अधिक हो गया, यानी 22.13%। तो सरकार कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर रही है। बात कर लेते हैं 2025-26 में लगभग 15.69 लाख करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा भी रहेगा, जिसको जीडीपी का 4.4% कहा जाएगा। यहां पर मैंने घाटों को एक साथ लिख दिया। जैसे राजस्व घाटा कितना होगा, यानी राजस्व प्राप्ति आपकी कम हो रही है, राजस्व व्यय आपका ज्यादा हो रहा है, ठीक है। जैसे आप यहीं पर देख लो कि राजस्व व्यय हो रहा है आपका 77%, प्राप्ति आपकी हो रही है 67%, यानी व्यय अधिक प्राप्ति कम। तो इसका मतलब हो गया जीडीपी का 1.5% लगभग एक घाटा होगा। प्रभावी राजस्व घाटा कितना होगा? 0.3% हो जाएगा। राजकोषीय घाटा कितना होगा? 4.4% जीडीपी का होगा, जो धनराशि में है 15.69 लाख करोड़। प्राथमिक घाटा कितना होगा? तो 0.8% ऑफ जीडीपी हो जाएगा। तो ये चारों घाटे भी आपको याद कर लेने। अब यहां पर यह ध्यान देना कि जो सरकार प्राप्ति करेगी वो कहां कहां पे करेगी, कितना कितना और व्यय कितना करेगी। जैसे सरकार सबसे अधिक जो प्राप्ति करती है, मान लेते हैं कि अगर हम 100 रुपए की प्राप्ति कर रहे हैं तो 100 रुपए में 24 रुपए हमें कहां से मिलेगा? उधार देताओं से मिलेगा, जो उधारों से आएगा। फिर दूसरे नंबर पे आयकर से हमें 22%, जीएसटी से 18% और कॉर्पोरेट टैक्स या निगम कर से हमें 17% की धनराशि प्राप्त होगी। और भी कई छोटी छोटी हैं, ऐसा नहीं है। ये केवल एक छोटा सा जोड़ने के आसपास आप देखोगे तो लगभग ये 60-70 तक पहुंच जाता है, 60-70 तक या 80% के आसपास पहुंच जाता है। तो ये प्राप्ति के स्रोत हो गए। फिर आप व्यय का अगर स्रोत देखोगे कि कहां कहां व्यय करेंगे, तो भैया करों और शुल्कों में जो राज्य का हिस्सा होता है, जैसे कि जीएसटी होता है, आईजीएसटी होता है, उसमें राज्य का भी तो होता है हिस्सेदारी, ठीक है। साथ में जो शुल्क वगैरह होते हैं उसमें भी राज्य की हिस्सेदारी होती है। तो 22% तो यहां देना पड़ता है केंद्र सरकार को। फिर ब्याज अदायगी, ये जो उधार हम ले रहे हैं ना लगातार, इसकी ब्याज अदायगी भी तो करते हैं, तो 20% इसमें जाएगा। और केंद्रीय क्षेत्रों की जितनी भी योजना है उसमें भी हम 16% खर्च करते हैं। बाकी और भी जगह छोटे छोटे परसेंटेज के रूप में व्यय करते हैं। तो 3 ये मेजर आपको मैंने आय के स्रोत बता दिए, 3 मैंने आपको व्यय के स्रोत बता दिए कि कहां कहां पे व्यय होगा। अब देख लेते हैं किस मंत्रालय को सबसे अधिक पैसा मिला, ये भी पता होना चाहिए। सबसे अधिक हम डिफेंस पे खर्च कर रहे हैं, और इसका प्रयोग आपने देख लिया कि ऑपरेशन सिंदूर में कैसे हमने अपने पाकिस्तान मुल्क को जो है कि धूल चटा दी। वो तभी हम कर पाए ऐसा क्योंकि हमारे पास उन्नत क्वालिटी के हथियार थे, चाहे वो राफेल हो, चाहे S-400 हो, चाहे वो मर्काइवर हो, कई सारे ऐसे हथियार थे जिनका प्रयोग किया गया। तो रक्षा को सबसे अधिक बजट मिला, लगभग 6,81,210.27 करोड़ रुपए का मिला रक्षा में। सड़क परिवहन की अगर हम बात करें तो ये लगभग जो है कि हमें 2,87,000 रुपए लगभग इसमें हम खर्च करें। तीसरा रेलवे आएगा 2,55,000। चौथा गृह मंत्रालय आएगा मामले 2,33,000। तो अगर आप देखोगे तो 6 लाख कहां एकदम से अधिक हो रहा है, बाकी समय 2 लाख 2 लाख 2 लाख हो रहा है। तो यानी आपने समझा कि रक्षा मंत्रालय में पैसा ज्यादा हमने आवंटित किया, फिर सड़क, फिर रेलवे, फिर गृह मामले। फिर योजनाओं में अगर हम आवंटन की बात करते हैं दोस्तों, तो कौन सी योजना है जिसको सबसे अधिक पैसा मिला? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसको 2 लाख के आसपास मिला, 2,03,000 करोड़ रुपए मिले। बाकी फिर दूसरे नंबर पर मनरेगा है कि जिसको 86,000 करोड़ मिला। तीसरा जल जीवन मिशन है जिसको 67,000 करोड़ रुपए मिला। चौथा प्रधानमंत्री किसान योजना है जिसको 63,500 करोड़ रुपए मिला। चौथा पीएम आवास जो कि ग्रामीण स्तर पे है, जिसको 54,832 करोड़ रुपए मिले हैं।
तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2,03,000 करोड़, मनरेगा 86,000 करोड़, जल जीवन मिशन 67,000 करोड़ और पीएम किसान जो है 63,500 करोड़, पीएम आवास ग्रामीण 54,832 करोड़ रुपए। तो ये धनराशि आपकी आवंटित की गई है। इसी में अगर आप देखोगे कि वित्त वर्ष 2025-26 में जो वृद्धि देखने को मिल रही है, तो कृषि क्षेत्र में उम्मीद है कि हम 3.8% की वृद्धि हो सकती है, उद्योग क्षेत्र में देखेंगे 6.2% की और सेवा क्षेत्र में देखेंगे 7.2% की वृद्धि ऐसी हो सकती है पर्टिकुलर एक वित्तीय वर्ष में। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे आर्थिक समीक्षा की, यानी इकोनॉमी सर्वे की बात करें। सामान्यतः इकोनॉमी सर्वे क्या होता है कि एक दिन पहले प्रस्तुत किया था, अर्थात 31 जनवरी 2025 को संसद में प्रस्तुत किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। सामान्यतः इसमें गत वर्ष की उपलब्धियां बताई जाती हैं, लेकिन इनको हम अलग अलग टाइटल या अलग अलग टॉपिक के अंतर्गत कवर करते हुए चलते हैं, इसलिए इकोनॉमी सर्वे बहुत लिमिटेड करके दिया जाता है। वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर जो बताइए 2025 में 6.4% रहने की उम्मीद है। और ये डायरेक्ट प्रश्न बनेगा मेरे दोस्त, ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप पीवाईक्यू देखोगे तो उसमें ऐसे ही प्रश्न बनते हैं कि इकोनॉमी सर्वे 2024-25 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था कितनी रहने की उम्मीद है। ये इस तरीके से प्रश्न बनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमी सर्वे में कितना कहा गया। तो 2025 में 6.4% रहने की उम्मीद बताई गई है। तो यहां पर आप देखोगे कि जीडीपी जो रखी जा रही है दोस्तों 6.4% रखे। अच्छा, एक और चीज यहां पे बताई जा रही है कि दिसंबर 2024 के अंत तक भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो 640.3 बिलियन डॉलर हो गया और इस आधार पे भारत हमारे विश्व का चौथा देश बन गया जिसके पास सबसे अधिक मुद्रा भंडार है। पहले नंबर पे चीन, दूसरे पे जापान, तीसरे पे स्विट्जरलैंड है और चौथे पर भारत है। अगर आप देखोगे कि मैंने आगे ही लिखा, ये तो आर्थिक समीक्षा का रिकॉर्ड था, आगे आप देखोगे कि मैंने एक जगह लिखा भी है कि मई 2025 का लेटेस्ट आंकड़े की बात करें तो 691 बिलियन डॉलर हो गया है। और एक समय आप पढ़ोगे लगभग अप्रैल या मार्च का डाटा पढ़ोगे जिसमें बताया गया कि 712 बिलियन डॉलर तक हो गया। और 712 से क्या हुआ कि 691 कैसे आ गया, क्योंकि भैया हम कहीं ना कहीं व्यापार करें तो कुछ पैसा देते भी तो हैं, कुछ डॉलर जाएगा भी हमारा बाहर, तो इस आधार पर जो है कि वर्तमान में 691 डॉलर के आसपास है। वो मैं आगे आपको दिखा दूंगा, अभी तो इकोनॉमी सर्वे का था। हाँ, लेकिन वहां पे भी भारत चौथे नंबर पे होगा। ये बिल्कुल मत सोचना कि यूएसए का डॉलर है तो यूएसए में बहुत डॉलर होगा, नहीं। वो इकोनॉमी का नियम होता है कि आप एक निश्चित राशि में ही आप डॉलर को प्रिंट करा सकते हैं, मतलब जारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत की जो हेड इन्फ्लेशन है वो 4.2% रहने का अनुमान है, जबकि वही चीज आईएमएफ ने कहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, कि भैया 2025 में तो 4.4 रहेगी और 2026 में 4.1% रहेगी, जबकि आरबीआई कह रहा है कि 4.2% रहेगी। आगे देखते हैं इसी के बाद भारत के बारे में कुछ और भी डाटा दिए गए वर्ल्ड के स्तर पे। जैसे भारत सीमेंट उत्पादक देश है जो कि 2nd नंबर पे आता है, तकनीकी वस्त्र उद्योग में 5th नंबर पे आता है, फार्मास्यूटिकल उद्योग में 3rd नंबर पर आता है। एमएसएमई सहयोग के लिए सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए के कोष से भारत आत्मनिर्भर कोष भी स्थापित किया है। और साथ ही एक और डाटा दिया था कि महाराष्ट्र अंगूर उत्पादन में क्या 1st नंबर पे होता है, कुल उत्पादन का 67% महाराष्ट्र में ही केवल अंगूर का उत्पादन होता है। आपके यूपी में अगर आप देखोगे तो सहारनपुर के बेल्ट में आपका अंगूर का उत्पादन हो जाता है। अब आते हैं एक नए टॉपिक पे। ये हमारा इकोनॉमी सर्वे और बजट कंप्लीट हो गया। नया टॉपिक है आपका आयकर विधेयक या इनकम टैक्स विधेयक। देखिए 13 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की जगह पर इसको प्रस्तुत किया गया, क्योंकि जो आयकर अधिनियम 1961 अभी तक चल रहा था अब उसे रिप्लेस करते हुए आयकर अधिनियम या आयकर विधेयक 2025 लाया गया है। इस विधेयक में असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर की जगह पे एक नया वर्ड जोड़ा गया, टैक्स ईयर। मतलब जिस वर्ष आपको टैक्स देना उसको टैक्स ईयर कह देंगे। तो आकलन वर्ष और पिछला वर्ष जैसे वर्ड को हटा दिया गया और टैक्स ईयर की अवधारणा को ला दिया गया। हालांकि ये विधेयक 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो जाएगा और उस समय फिर आपका आयकर अधिनियम की जो धारा है वो समाप्त होकर ये नई विधेयक शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 8वें वेतन आयोग की स्थापना। जब इसकी घोषणा की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा तो सबने अपनी सैलरी कैलकुलेट करनी शुरू कर दी। किसी ने कहा कि 1.5 गुना बढ़ेगी, किसी ने कहा 2.5 गुना बढ़ जाएगी, किसी ने कहा डबल हो जाएगी सैलरी, मतलब 40,000 वालों को 80,000 मिलेगा। बहुत सारी चीजें आई थी, ठीक। तो इसी के बारे में देखते हैं कि 16 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार के द्वारा इसको मंजूरी दे दी गई। और सामान्यतः ये जो वेतन आयोग बनते हैं इनका जो प्रमुख होता है, अध्यक्ष होता है, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही होते हैं। जैसे 7वें वेतन आयोग की अध्यक्षता न्यायाधीश अशोक कुमार माथुर जी के द्वारा की गई थी। और ध्यान देना 8वें वेतन आयोग की स्थापना कब की गई है, मंजूरी 16 जनवरी 2025 को की गई है। अब यहां पर अगर आप देखोगे कि फर्स्ट वेतन आयोग आपका मई 1946 में आया था, 2nd वेतन आयोग अगस्त 1957 में आया, 7th वाला फरवरी 2014 में आया, जिसका कार्यकाल आपका 2026 में कंप्लीट हो रहा है। और
उसी 2026 से ही आपका 8वां वेतन आयोग जो है कि एक्टिव हो जाएगा, तब उस समय सैलरी वगैरह का नया पैरामीटर शुरू होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, यानी स्टेट वाइज हम हेल्थ इंडेक्स देख रहे हैं। कैसी इंडेक्स? हेल्थ की नहीं, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स देख रहे हैं कि किस राज्य का राजकोषीय घाटा कैसा है, किसका जो है कि राजकोष सही चल रहा है। इन सब की एक समग्र जानकारी प्रस्तुत की गई। हालांकि पहली बार शुरू किया गया, इससे पहले ये कोई डाटा नहीं आता था। नीति आयोग के द्वारा पहला राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 जारी किया गया। पहली बार ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले ऐसा कोई जारी नहीं होता था। और यह राज्य के आर्थिक सशक्तिकरण का डाटा देगा कि कौन सा राज्य आर्थिक रूप से कितना सशक्त है। इसको बेस बनाया गया वित्त वर्ष 2022-23 के डाटा के आधार पर, यानी कि 23-24, 24-25 नहीं, बल्कि 2022-23 में जो राज्य हैं, बड़े बड़े राज्य, मुख्य रूप से 18 राज्यों को शामिल किया गया है, तो वो कितने स्ट्रांग थे इकोनॉमिकली रूप से। जैसे इसमें जो 5 संकेतक यूज किए गए कि व्यय की गुणवत्ता क्या है, आप जो भी राजस्व व्यय कर रहे हो, पूंजीगत व्यय कर रहे हो, वो किस प्रकार की गुणवत्ता लिए हुए, क्या उससे सामाजिक कल्याण हो रहा है, क्या उससे देश और राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है, क्या उससे मानव कल्याण सुधार हो रहा है, इन सबको देखा जाएगा। राजस्व का संग्रहण, यानी टैक्स का कलेक्शन कितना हो रहा है, राजस्व इनकम कितनी हो रही है, क्या उसमें कोई लूपहॉल्स तो नहीं है, कोई भ्रष्टाचार तो नहीं है, प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। राजकोषीय विवेक का जो प्रयोग किया है, जैसे राजकोषीय जो घाटा हो रहा है उसको कितने रूप से कम किया जा रहा है, और ऋण का बोझ कितना है, किसी राज्य के ऊपर कितना ऋण है, चाहे वो केंद्र सरकार का हो या फिर राज्य सरकार का हो, साथ ही साथ ऋण की स्थिरता कितनी है। इन 5 आयामों पे 2022-23 के डाटा को कलेक्ट करते हुए पहली बार जो है कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें 4 कैटेगरी दी गई है 18 राज्यों को। जैसे अचीवर हो गया, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एस्पिरेशनल। तो ये 1, 2, 3, 4 हो गए। अचीवर सीट्स में अगर आप देखोगे ओडिशा है, यानी कि ओडिशा 2022-23 में 5 आयामों पे बहुत अच्छा उतरा, खरा उतरा, इसलिए ओडिशा को रैंक 1 मिली। सेकंड नंबर पे छत्तीसगढ़, थर्ड नंबर पे गोवा। यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी अचीवर की लिस्ट में नहीं है, लेकिन हाँ फ्रंट रनर यानी अग्रणी की लिस्ट में जरूर हाजिर हो चुका है। और अंतिम स्तर पे 18 नंबर पे पंजाब और 17 नंबर पे आंध्र प्रदेश। ये वो राज्य हैं जो अभी भी एस्पिरेशनल की लिस्ट में है, सबसे पिछड़े हुए इस समय है। ये टोटल 18 राज्यों का विवरण था, तो 18वां नंबर किसको मिला? पंजाब को पहला नंबर मिला है अचीवर की श्रेणी में आपको, ओडिशा को, और यूपी आपका अग्रणी में आता है, फ्रंट रनर में आता है। अब आते हैं पैन 2.0 योजना। तो यहाँ पे अब आपका अगला टॉपिक चल रहा है पैन 2.0। देखो ये क्या है, अगर आप इस परियोजना के बारे में जानोगे तो 25 नवंबर 2024 को मोदी जी की अध्यक्षता में इसको मंजूरी दे दी गई थी। पैन 2.0 परियोजना उन्नत और आधुनिक तकनीकी पहल है, जिसका उद्देश्य है कि डिजिटल पहचान को और सरल किया जाए, सुरक्षित किया जाए और तकनीकी रूप से सुधार किया जाएगा। तो अब इसमें क्या क्या उद्देश्य रखे गए कि इस योजना के द्वारा या परियोजना के द्वारा हम क्या क्या उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे, तो वो आपके हो जाएंगे। सबसे पहले कि हम डिजिटलीकरण को बढ़ावा देंगे, यानी कि कागजी कार्यवाही को खत्म करते हुए सारा काम हम ऑनलाइन प्रोसीजर में करेंगे। दूसरा, सुरक्षा की बात करेंगे तो डेटा की गोपनीयता को हम सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगे। तीसरा, सुविधा की बात करेंगे तो व्यवसाय प्रक्रिया को हम आसान बनाने का होगा। और एकीकरण, यानी कि पैन को आधार एवं बैंक से जोड़ना, जो पैन कार्ड आपका उसको जो है कि आधार और बैंक से जोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका आयुष्मान वय वंदना कार्ड। ये ध्यान देना, आयुष्मान वय वंदना कार्ड, इसका मतलब क्या हो गया कि 29 अक्टूबर 2024 को मोदी जी ने धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेदिक दिवस के अवसर पे आयुष्मान वय वंदना कार्ड का शुभारंभ किया। एक होता आयुष्मान वय वंदना योजना अलग है, ये आयुष्मान वय वंदना कार्ड है दोस्तों, योजना नहीं है, कार्ड है। इसको शुरू कब किया गया? 29 अक्टूबर को, जब धन्वंतरी जयंती थी और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पे। और यह योजना 23 सितंबर 2018 को शुरू हुई आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ही प्रस्तुत की गई है, जो आपकी रांची झारखंड से शुरू हुई थी ना 23 सितंबर 2018 को, जिसको हम लोग आयुष्मान भारत योजना भी सामान्य भाषा में कहते हैं। तो उसके अंतर्गत अच्छा, इससे क्या क्या इस कार्ड का बेनिफिट मिलेगा? जितने भी 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक हैं, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कोई भी हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, किसी भी धर्म, जाति, लिंग का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये सभी लोगों को 5 लाख रुपए का वार्षिक रूप से कवरेज देगा। यानी जो कार्ड दिया जाएगा ना, प्रधानमंत्री वय वंदना कार्ड, उसमें 5 लाख रुपए जो है कि आपको दे दिए जाएंगे, ताकि अगर आप 70 साल से ऊपर के हो तो उस कार्ड के माध्यम से अपना सारा बिलिंग कर सकते हो हॉस्पिटल में, ठीक है। और सभी वरिष्ठ नागरिकों का 70 वर्ष से ऊपर जितने भी लोग हैं उनका मुफ्त इलाज हो जाएगा, क्योंकि भाई 5 लाख रुपए सरकार ने दे दिए तो आपका तो मुफ्त इलाज हो गया, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग सुभद्रा योजना की बात करेंगे। देखो 17 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ओडिशा सरकार की एक बहुत बड़ी योजना, जिसको सुभद्रा के नाम से जाना जाता है,
ठीक है, इसको शुभारंभ किया गया, कहां से, भुवनेश्वर से किया गया। और ये मुख्य रूप से महिला केंद्रित योजना है, इसमें जो भी बेनिफिट होगा केवल महिला के लिए है और इसमें उम्मीद है कि 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को शामिल किया जाएगा जो लाभान्वित होगी। क्या योजना की पात्रता होगी, 21 से 60 वर्ष की आयु की जितनी भी पात्र लाभार्थी हैं उनको अगले 5 वर्षों तक 50,000 रुपए टोटल दिए जाएंगे। 5 वर्षों में 50,000 रुपए कैसे देंगे, हम प्रतिवर्ष 10,000 रुपए देंगे, लेकिन 5,000 की 2 किस्तों में। एक किस्त रक्षाबंधन पे दी जाएगी, दूसरी किस्त अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दे दी जाएगी। तो 2 अलग अलग किस्तों में 5,000 रुपए देकर हम एक साल में 10,000 रुपए देंगे, अगले 5 सालों तक इस तरीके से 50,000 रुपए दे देंगे। देवी सुभद्रा जो थी वो भगवान जगन्नाथ जी की छोटी बहन है और इसी नाम पर जो है कि उड़ीसा सरकार ने इसको रखा। आगे देखते हैं पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना 18 जुलाई 2024 को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा पीएम स्वनिधि योजना तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को रैंक प्रदान की गई है, जिसमें अगर आप देखोगे तो जो स्वनिधि योजना है दोस्तों, SVANIDHI, ये एक तरीके से जब कोरोना आया था तो आत्मनिर्भर भारत के तहत क्या किया गया, जो स्ट्रीट वेंडर है, जो गलियों में जो रेहड़ी पटरी पे जो काम लगाते थे, अपना सामान बेचते थे, उनको लोन देने की व्यवस्था की गई थी 10,000 रुपए के आसपास की। ये शुरुआती दौर में थी। तो ऐसे कौन कौन से राज्य जिन्होंने सबसे अधिक जो है कि पीएम स्वनिधि के तहत अपने राज्यों में लोगों की मदद की, यानी ऋण दिया है। बड़े राज्यों में एमपी सबसे अधिक डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे हुआ और रैंक 2 आंध्र प्रदेश किया जाएगी। उत्कृष्ट प्रदर्शन में अगर आप देखोगे तो रैंक 1 महाराष्ट्र का हो जाएगा और रैंक 2 आपके उत्तर प्रदेश की हो जाएगी। यहां पर देखोगे कि पीएम स्वनिधि को 1 जून 2020 को प्रारंभ किया गया था, पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, जिसका उद्देश्य था कि जो शहरी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको बिना किसी जमानत के ही 80,000 रुपए तक की कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना, यानी कि कार्यशील पूंजी का ऋण प्रदान किया जाएगा 80,000 रुपए तक, ये किया गया और बिना कोलेट्रल, यानी कि कोई भी आपका जमानत नहीं रखना है, कोलेट्रल वगैरह की हमें जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं एक और नए डाटा की तरफ। क्या है नया डाटा, वो आपका जो न्यू डाटा वो है आपका 12 जून 2025 को भारत सरकार द्वारा इसको जारी किया गया नमूना पंजीकरण प्रणाली, और इसमें 2022 के संदर्भ में राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के आंकड़े दिए गए। ये जो नमूना पंजीकरण प्रणाली है, ये दिखाया गया है कि 2022 तक जन्म दर कितनी हुई, मृत्यु दर कितनी हुई, शिशु मृत्यु दर कितनी हुई, मातृ मृत्यु दर कितनी हुई, कितना सुधार हुआ, कितना नहीं हुआ, ये सारा कुछ एक आंकड़ा दिया जाएगा मोर्टेलिटी पर। तो देखते हैं, देखो भारत में अगर हम पूरी बात करें राष्ट्रीय स्तर पे, तो जो 1971 में जन्म दर थी 1000 पर 36.9% थी, जो कि घटकर कितनी होगी 2022 में 19.1 हो गई 1000 पे। ये राष्ट्रीय स्तर की जन्म दर है। लेकिन अगर हम कुछ राज्यों की बात करें कि कितना जो है कि जन्म दर जो है कि राज्यों का है, तो जो सर्वाधिक है वो बिहार की है। बिहार की कितनी, 26.9 1000 पे, ध्यान देना प्रति 1000 पे इसकी कैलकुलेशन करनी, 26.9 शीर्ष जन्म दर कहां पे, बिहार में। दूसरे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश आता है जहां पे 24.2 हो गया, और राजस्थान थर्ड पे आता 23.8 है। इसके आगे अगर हम बात करें कि न्यूनतम जन्म दर की बात करें तो अंडमान निकोबार में 10.2 प्रति 1000, गोवा में 10.9 और चंडीगढ़ में 11.5 प्रति 1000। तो ये हो गया जन्म दर का। लेकिन अगर मृत्यु दर की बात करें पूरे भारत की औसतन, तो 1971 में जहां 1000 में से 14.9 लोग मर जाते थे, वहां अब 2022 में केवल 6.8 लोग की ही मृत्यु होती है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों कम होती जा रही है? क्योंकि अब हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कि बेहतर हो रहा है। अगर हम देखें यहाँ पे कि शीर्ष मृत्यु दर की बात करते हैं तो कुछ राज्यों में तो छत्तीसगढ़ में 19 मतलब 9 है प्रति 1000, पंजाब में 8.3, गोवा में 8.2। लेकिन अगर न्यूनतम की बात करें तो चंडीगढ़ में 4.2 और दिल्ली में 4.6। तो हेल्थ व्यवस्था बहुत अच्छी होती जा रही है, इस वजह से कि मृत्यु दर में कमी आ रही है। अगर हम शिशु मृत्यु दर की बात करें, शिशु का मतलब होता है जो 1 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं, अगर उनकी मृत्यु होती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इसको कहते हैं, तो इसके बारे में बात करता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 1971 में जो 129 यानी 1000 में से 129 बच्चे जो है कि 1 साल के अंदर ही मर जाते थे, 9 महीने 8 महीने 10 महीने पे। क्यों? क्योंकि जो शुरू में जो टीकाकरण की योजना होती थी, जो स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली चाहिए थी, वो उतनी बेहतर नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे सरकार के प्रयास के माध्यम से पिछले 30-35 सालों में परिवर्तन किया गया और अब IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी हो गई, 26 हो गई है। 26 हो गई 1000 में, यानी 1000 में से केवल अब 26 बच्चों की ही जान जाती है, बाकी बच्चों को बचा लिया जाता है। सर्वाधिक IMR कहां पे होती है? तो आज भी MP बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जहां पे 40 हो जाती है बच्चों की मौत 1000 में। और छत्तीसगढ़ और यूपी भी पीछे नहीं है आपका, यूपी भी आपका सेकंड नंबर पे छत्तीसगढ़ के साथ संयुक्त रूप से 38 बच्चों की मौत हो जाती है 1000 में से। फिर न्यूनतम IMR की बात करें भैया, सबसे कम जो मृत्यु दर होती है बच्चों की, वो आपकी शिशु मृत्यु दर मणिपुर में, जो कि नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है और जहां पे हेल्थ व्यवस्था भी ठीक है और बच्चों की संख्या भी कम है, तो इजीली जो है कि ये चीजें हो जाती हैं।
अब यहाँ पर देखते हैं लद्दाख, सिक्किम, गोवा में जो है कि 5 है। इसी तरीके से मातृ मृत्यु दर की बात करें तो पूरे भारत में अगर आप देखोगे, ध्यान देना कि बच्चों की मृत्यु दर तो 1000 पे देखी, लेकिन मातृ मृत्यु दर प्रति लाख पे होती है। तो 2014-16 में जहां पे 130 महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी 1 लाख में, वहां 2020-22 में अब इसको घटा के 88 कर दिया गया। तो यानी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया गया। अच्छा, एक होता नवजात मृत्यु दर, यानी कि न्यू बॉर्न मोर्टेलिटी रेट की बात करें 2014 में 26 थी और इसमें कमी की गई 2022 में 19 हो गई, जिसमें भी मध्य प्रदेश आपका सीट्स पे चल रहा है 29 और केरल आपका सबसे कम पे है 5। कुल प्रजनन दर की बात करेंगे तो 2017 में जहां 2.2% थी, वहां पे अब 2020 में 2 हो गई है। अगर हम बात करें टोटल फर्टिलिटी रेट सबसे अधिक कहां पर है? बिहार में, जहां पे आज भी महिलाएं एक औसतन 3 बच्चों को जन्म दे रही हैं। यूपी में आज भी औसतन 2.6 आएगा जो है कि बच्चों का जन्म, तो यूपी भी पीछे नहीं है आपका, 2.6 इसकी भी है। अब आते हैं हम मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे। तो यहां पर देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी जो आती है आपकी, देखो आरबीआई के अंतर्गत एमपीसी को 4 से 6 जून 2025 को बैठक की गई थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, जिसमें कुछ आंकड़ों में परिवर्तन किया गया, जैसे चल निधि समायोजन। तो यहां पर आपने देखा कि जो आपका चल निधि समायोजन जो होता है, चल निधि समायोजन सुविधा जिसको हम लोग कहते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फंड, इसके तहत जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आती है, जिसमें रेपो रेट में क्या किया गया? कमी की गई है। कितनी? 50 अंकों की कमी करते हुए अब इसको 5.5% पर करने का निर्णय ले लिया गया। स्थायी जमा सुविधा दर जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट की जाती है, और एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, इसको क्रमशः जो है कि 5.25 और 5.75 रखा गया। बैंक रेट भी आपकी 5.75। ध्यान रखना कि जो एमएसएफ रेट होती है दोस्तों, वो और बैंक रेट आपकी सेम होती है, ठीक है, ऑलवेज सेम होती है। 30 मई 2025 तक विदेशी मुद्रा भंडार से 691.5 बिलियन डॉलर आया। यही मैं आपको बता रहा था, क्योंकि वो हमने जो पढ़ा था दिसंबर 2024 का पढ़ा था 640 बिलियन, फिर मैंने आपको बताया कि मई के आसपास जो है कि 691.5 बिलियन डॉलर हो चुका है। साथ ही साथ यहीं पर एक और टॉपिक था एमपीसी के गठन का, तो मैंने इसी में मर्ज कर दिया कि जो मॉनेटरी पॉलिसी का जो गठन होता है दोस्तों, पहली चीज आप एक ध्यान रखना कि इसमें टोटल 6 मेंबर होते हैं, जिसमें 3 आपके आरबीआई से होते हैं, 3 सरकार द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। आरबीआई से जो होते हैं, इसमें एक आरबीआई के गवर्नर होते हैं जो कि पदेन अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष के पद पर होते हैं। आरबीआई के एक डिप्टी गवर्नर होते हैं, और एक केंद्रीय बोर्ड के द्वारा आरबीआई के एक अधिकारी को नियुक्त किया जाता है जो पदेन सदस्य। तो ये 3 कैंडिडेट आरबीआई से हो गए, बाकी 3 दिल्ली केंद्र सरकार के द्वारा होते हैं, जैसे प्रोफेसर राम सिंह जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं सदस्य के रूप में, श्री सौगत भट्टाचार्य ये भी एक सदस्य है, और श्री नागेश कुमार ये भी एक सदस्य है। इन तीनों को सरकार ने अपॉइंट किया है, और इनके जो कार्यकाल होते हैं ना, वो 4 वर्ष के कार्यकाल होते हैं, 4 वर्ष के कार्यकाल। बाकी आरबीआई के जो 3 सदस्य उनका तो अपना कार्यकाल रहेगा। ध्यान देना कि इसमें जो वोटिंग होती है दोस्तों, वो आम सहमति पर होती है। क्या होती है? आम सहमति पर। लेकिन अगर किसी वजह से वोट बराबर हो जाते हैं तो कास्टिंग वोट करने का जो अधिकार होता है वो आरबीआई गवर्नर को दिया जाता है। अब यहां पर पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण कराया गया 2023-24 का। जैसे मॉस्पी जो मंत्रालय है आपका, सांख्यिकी क्रियान्वयन मंत्रालय, इसने जनवरी 2025 में एक जारी किया इस सर्वेक्षण को, और इस सर्वेक्षण में लगभग 2,61,953 परिवारों को शामिल किया गया। कितना? 2,61,953 परिवारों को इसमें शामिल किया गया, जिसका बताया गया कि औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय, ध्यान देना ये प्रति व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं, औसतन एक व्यक्ति एक महीने में कितना उपभोग व्यय करता है? अगर गांव में कर रहा है लगभग 4,122 और शहर में कर रहा है 6,996 रुपए। ये हो गया आपका व्यय। सर्वाधिक अगर हम व्यय की बात करें तो सिक्किम में किया था, यानी कि वहां के जो ग्रामीण है वो ज्यादा संपन्न है, इसीलिए वो 9,337 रुपए व्यय करते हैं, और शहर में 13,927 रुपए। इससे क्या पता चल रहा है कि वहां के लोगों के पास इनकम ज्यादा, तभी तो वो ज्यादा व्यय कर रहे हैं। और न्यूनतम छत्तीसगढ़ के जो ग्रामीण लोग 2,739 रुपए, और शहरी लोग 4,927 रुपए केवल इतना खर्च करते हैं प्रति व्यक्ति प्रति माह की बात हो रही है। आगे ये जो अंतराल है, शहरी ग्रामीण सर्वाधिक अंतराल झारखंड में देखने को मिलता है 83%, और वहीं केरल में न्यूनतम 18% रह गया है। अब आते हैं हम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, जिसको हम लोग कहते हैं PLFS, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की बात करते हैं, जो कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSF के द्वारा जारी किया था। PLFS पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2024 जारी किया गया, जो देश में रोजगार और बेरोजगारी का आंकड़ा देता है। 9 अप्रैल 2025 को मॉस्पी मंत्रालय के अंतर्गत जो NSO है उसके द्वारा PLFS 2024 को जारी किया गया। इसमें सामान्यतः जो 15 वर्ष से अधिक आयु, क्योंकि 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या दिया गया? राइट टू एजुकेशन दिया गया कि आपको पढ़ाई करनी है, तो 15 वर्ष से अधिक आयु की आबादी LFPR यानी कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 2023 में कितना था?
59.8% या 60% भी कह सकते हो, जो कि 24 में 59.6% हो गया, यानी थोड़ी सी कमी आ गई। तो 0.2% की कमी आ गई LFPR में। वहीं बेरोजगारी दर की बात करोगे तो 2024 में 3.2% है। अगर हम LFPR की बात करें, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, यानी कि जो श्रम बल भागीदारी है, कार्यबल भागीदारी है, उसमें पुरुष 78.8% है, जबकि महिलाएं पिछले 37.1% से बढ़ के 41.7% हो गई हैं। तो ये लेटेस्ट उनका रिपोर्ट है। और वहीं सर्वाधिक बेरोजगारी गोवा में है और यूपी और बिहार में आज भी 3% के आसपास गरीबी है, मतलब बेरोजगारी है। अब चलते हैं भारत की डिजिटल अवसंरचना पर बल देते हैं। जो भारत की डिजिटल संरचना है, तो देखो वैश्विक स्तर पे जब डिजिटलीकरण का जो है कि आंकड़ा जारी किया गया कि कौन से देश की अर्थव्यवस्था डिजिटल सबसे अधिक है, तो यूएसए की। वहां पे सारी की सारी अर्थव्यवस्था की जितनी भी गतिविधि होती है, अप्रूवल से लेके बिजनेस तक, टैक्स रिफॉर्म से लेके टैक्स भरने तक, ITR CTR सब कुछ आपका रैंक 1 है यूएसए, रैंक 2 आपका चाइना, और भारत भी हमारा पीछे नहीं दोस्तों, रैंक 3 हमारा भारत है। लेकिन अगर हम राज्यों की श्रेणी की बात करें कि कौन सा राज्य ऐसा है जो डिजिटली रूप से जो है कि ज्यादा काम करता है, तो भैया सबसे पहले आपका आता है कर्नाटक, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे तेलंगाना और चौथे पे गुजरात। यूपी हमारा काफी अभी पीछे है इस मामले में, जिसको यूपी को 12वां स्थान मिला है और बिहार को 19वां स्थान मिला है। अभी हम लोग काफी पीछे हैं डिजिटल के रूप में। भारत की अक्षय ऊर्जा की बात करें, अक्षय ऊर्जा का मतलब होता है कभी ना समाप्त होने वाली ऊर्जा, जिसको नवीकरणीय ऊर्जा भी बोलते हैं। तो ध्यान देना कि नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय के द्वारा इसकी रिपोर्ट जारी की गई, कब, 14 अक्टूबर 2024 को, जिसमें कहा गया कि भारत की कुल अक्षय ऊर्जा जो है वो 200 गीगावाट के पार हो गई। 200 गीगावाट मतलब आपकी नवीकरणीय ऊर्जा 200 गीगावाट के पार हो चुकी है। ये आंकड़ा तो 14 अक्टूबर को जारी किया गया, रिपोर्ट में बताया गया, जिसमें हो सकता है सितंबर तक का डाटा होगा। लेकिन अब मैं आपको लेटेस्ट बताता हूं, 31 मई 2025 तक हमने 226.75 गीगावाट की जो है कि अक्षय ऊर्जा अर्जित कर ली, या इसको 226 न कहकर 227 गीगावाट भी कहा जा सकता है। राज्यों की अगर हम स्थिति की बात करें नवीकरणीय ऊर्जा में, तो सबसे अधिक नवीकरणीय ऊर्जा गुजरात के द्वारा प्रोडक्ट की जा रही है 35.94 गीगावाट, दूसरे नंबर पे राजस्थान होगा 35.4 गीगावाट, और तीसरा नंबर पे तमिलनाडु है जो कि 25.24 गीगावाट है। तो अगर हम नवीकरणीय ऊर्जा में जैसे सौर ऊर्जा हो गई, विंड ऊर्जा हो गई, टाइडल एनर्जी होगी, इन सभी को मिलाते हुए अगर हम देखें तो गुजरात में 25.94 गीगावाट, या इसे इन शॉर्ट हम 36 गीगावाट भी कह सकते हैं। राजस्थान में 35.4 गीगावाट है। क्लियर हो गया? अब आगे चलें तो यहां पर आगे देखते हैं हम लोग ग्रामीण वित्तीय समावेशन की बात करें। देखिए 9 अक्टूबर 2024 को नाबार्ड के द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए कराए गए अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण को प्रकाशित किया गया। ये समावेशन कौन देख रहा है? सर्वे कौन करा रहा है? नाबार्ड करा रहा है, जिसमें सामान्यतः 1 लाख ग्रामीण परिवारों को शामिल किया गया, यह देखने के लिए कि आपका समावेशन हुआ कि नहीं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, या किसी भी तरीके से हो। तो इन्होंने कहा कि 5 वर्षों में ग्रामीण परिवारों में औसत आय 57.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। जो इनकी औसत आय होती थी पर मंथ की 2016-17 में 8,000 के आसपास, आज इनकी 2021-22 में 12,698 अर्थात 12,700 रुपए के आसपास इनकी इनकम होने लगी है। ग्रामीण परिवारों का जो औसत व्यय है मासिक, वो पहले 2016-17 में 6,646 होता था, जो कि अब हो चुका है आपका 21-22 में 11,262। भाई इनकम हो रही 12,700, तो खर्च हो रहे हैं 12,250 रुपए। ठीक है, 11,250 रुपए ये हो गया। एसबीआई को अच्छा सर्वश्रेष्ठ बैंक की रैंकिंग दी गई है। अक्टूबर 2024 में ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा एसबीआई को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है। इससे पिछली साल अगर आपको याद होगा तो मैंने एचडीएफसी पढ़ाया था। रैंक 1 आपको इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, ये वैश्विक रैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो विश्व के पटल पे इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना को दिया गया, और रैंक 49 जो कि टॉप 50 में शामिल हो गया हमारा एसबीआई। हालांकि भारत में इसकी रैंक 1 है। आगे देखते हैं डिजिटल इंडिया सामान्य सेवा केंद्र परियोजना एक शुरू की गई है। क्या है इसका? देखो ग्रामीण भारत में डिजिटल कार्य प्रणाली को बढ़ावा देने हेतु इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा डिजिटल इंडिया सामान्य सेवा DICSC परियोजना शुरू की गई है। देश में 10 जिलों में इसे प्रारंभ किया जा रहा है, पूरे देश में 10 जिले, जिसमें यूपी में 2 जिले शामिल कर लिए गए हैं, पीलीभीत और गोरखपुर हैं। वहीं महाराष्ट्र के अंतर्गत जो पुराना औरंगाबाद नाम से जाना जाता था उसको अब छत्रपति संभाजी नगर कहा गया। मिजोरम में ममित है, लद्दाख में लेह है। इस तरीके से 10 जिलों की पूरी लिस्ट है, लेकिन मैंने जो इंपॉर्टेंट तो उनको यहाँ पे मेंशन कर लिया है। यहाँ पर क्या शुरू हो रहा है? डिजिटल इंडिया सामान्य सेवा केंद्र परियोजना शुरू हो रहा है। इसका उद्देश्य क्या होगा कि जो ग्रामीण कार्य प्रणाली है प्रशासनिक हो चाहे किसी प्रकार की, वो पूरी तरीके से डिजिटली रूप से की जाए, न कि कागजी कार्रवाई के रूप में हो। ठीक है, अब यहां पर ये आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के बाद दोबारा भी दिया था, जिसके आंकड़े मैंने पहले ही लिख लिए हैं। अब आ जाते हैं यूएलआई की बात करें, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस।
जैसे यूपीआई होता है पेमेंट करने के लिए, वैसे यूएलआई होता है लेंडिंग मतलब कि उधार लेने के लिए। अगस्त 2024 में आरबीआई के तत्कालीन गवर्नर जो शक्तिकांत दास जी थे, इनके द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म यूएलआई को जारी किया गया। यूएलआई क्या करेगा, मुख्य रूप से जो ऋणदाता होते हैं ना, जो ऋण देने का काम करते हैं, जैसे बैंक वगैरह हो गई या एनबीएफसी हो गई, इनके लिए ऋण स्वीकृति में तेजी लाने के लिए भूमि रिकॉर्ड जैसी जानकारी तक पहुंच को आसान करेगा। अब जैसे गांव के स्तर पे जो ग्रामीण व्यक्ति वो जो लोन लेने जा रहा है, तो उसके पास जमीन ही तो होती है मुख्य रूप से, जिसके आधार पर वो गिरवी रख के लोन लेता है। तो उस जमीन का डाटा जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा, जिससे जो बैंक होगी ऋण देने के लिए उसे क्लियर हो जाएगा कि हाँ भैया इस व्यक्ति के नाम पे जमीन है। छोटे व्यवसायों तथा ग्रामीण उधारकर्ताओं हेतु विशेष रूप से सहायक होगा, ताकि उनको पूरी जानकारी इजीली मिल जाए। और यूएलआई को ऋण देने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए भी इसको डिजाइन किया गया है। अब नफिड की बात करें, ये नफिड नहीं है, NABFID यानी नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट इसको कहा जाता है। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट कहा जाता है। इसको सार्वजनिक वित्तीय संस्थान अधिसूचित किया गया। क्या अधिसूचित किया गया? सार्वजनिक वित्तीय संस्थान। और यह विकासात्मक और वित्तीय दोनों ही उद्देश्यों को ये पूरा करता है। तो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट हो गया, इसको सार्वजनिक वित्तीय संस्थान अधिसूचित किया गया, और यह विकासात्मक तथा वित्तीय दोनों उद्देश्यों को ये पूरा करता है। अब आगे हम बात करते हैं बागवानी फसल रिपोर्ट। देखिए ये जो रिपोर्ट्स आती हैं दोस्तों, चाहे वो आपकी बागवानी की हो चाहे खाद्यान्न की हो, सामान्यतः ये साल में 3 बार आती हैं, जो 4-4 महीने का आंकड़ा देती हैं। अब एग्जाम में कौन सा पूछेगा पता नहीं, लेकिन इसीलिए आप देखो कि बहुत रेयर ही ऐसे प्रश्न बनते हैं, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड प्रश्न हो जाते हैं कि एग्जामिनर ने कब का चाहा, प्रश्न कब बना, ऑप्शन कौन से दिए, तो ये प्रश्न कम आते हैं। लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए कुछ टॉपिक को सेलेक्ट करके यहाँ पे पढ़ा दिया है। जैसे अगर आप देखोगे, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा 2024-25 हेतु द्वितीय अग्रिम अनुमान जारी किया गया। कौन सा? द्वितीय, जो जून में जारी होता है। ठीक है। अब यहां पर बागवानी फसलों का जो क्षेत्रफल है, उन्होंने कहा कि 292.67 लाख हेक्टेयर हो गया, और कुल उत्पादन 3677.24 लाख टन, यानी कि पिछले वर्ष के अपेक्षा 3.66% वृद्धि देखने को मिलती है। तो ये बागवानी फसल रिपोर्ट होगी। खरीफ फसलों की अगर एमएसपी की बात करें तो भैया 28 मई 2025 को, देखो खरीफ फसलें क्या होती है, जो गर्मियों में बोई जाती है, जो सामान्यतः मई जून में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। लेकिन फसल बोने से पहले ही सरकार क्या करती है, एमएसपी की घोषणा कर देती, ताकि किसानों को पता रहे कि आप जिस भी फसल को बो रहे हो तो उसका एमएसपी कितना है, ताकि किसान आराम से डिसीजन ले सके। तो यहां पर आगे देखते हैं। तो यही जो मैं बता रहा था आपको, खरीफ फसलें, तो इसको क्या किया, 28 मई 2025 को आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति होती है नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में, CCEA द्वारा विपणन सत्र 2025-26 के दौरान 14 खरीफ फसलों को एमएसपी जारी की गया है। तो 14 जो खरीफ फसलें, देखो एमएसपी क्या होता है, 14 खरीफ फसलें हो जाती है, फिर रबी की फसलें होती है, 2 वाणिज्यिक फसलें हो जाती है, तो इस तरीके से 23-24 फसलों का एमएसपी जारी किया जाता है। अब यहां पर बहुत बार होता है कि प्रश्न अगर मान लो बाय डिफॉल्ट घुमा के पूछता है, तो बच्चों को नहीं पता कि खरीफ फसलें कौन सी होती है। 2-4 तो उन्हें याद होती है, लेकिन बाकी नहीं। और मैं गारंटी कह सकता हूं, मैंने खुद देखा यूपीएससी प्रीलिम्स में 2019 के आसपास इस प्रश्न को पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है जिस पे एमएसपी दिया जाता है। अब सोचो डायरेक्ट आपसे पूछे, तो 14 फसलें याद कर लो पहले। धान, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, तूर या अरहर एक ही होता है, मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी के जो बीज होते हैं, और सोयाबीन, तिल, रामतिल। रामतिल को इंग्लिश में हम नाइजर सीड कहते हैं। तो ये 14 प्रकार की फसलें होती है जिसपे खरीफ की फसल को एमएसपी दिया रहा है। अगर हम बात करें इस साल किसमें वृद्धि की गई, तो नाइजर सीड में 820 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है पिछले वर्ष की अपेक्षा। तो सबसे अधिक एमएसपी में वृद्धि किसमें देखी गई, नाइजर सीड में। और दूसरे नंबर पे जो वृद्धि है रागी में 596 रुपए प्रति क्विंटल। तीसरे नंबर पे जो कपास है 589 रुपए प्रति क्विंटल, इतनी वृद्धि देखने को मिली। तो 3 मेजर मैक्सिमम वृद्धि है। धान की बात करें तो धान जो सामान्य है उसमें 69 रुपए की हुई है, और जो धान ग्रेड ए है उसमें भी 69 रुपए की देखने को मिली है। अब आ जाते हैं जीनोम संपादित चावल, जो कि दुनिया में पहला ऐसा देश है हमारा भारत जिसने इस उपलब्धि को हासिल किया। ध्यान से समझो, भारत ने 4 मई 2025 को देश की पहली जीनोम संपादित चावल की 2 किस्मों को तैयार किया, जो कि दुनिया में काम करने वाला भारत पहला देश है जिसने चावल की किस्में तैयार की जीनोम के माध्यम से। वो 2 किस्में कौन सी, 2 अलग अलग नाम है। एक है DRR राइस 100 कमला, दूसरा पूसा DST राइस 1। ये 2 राइस की किस्में जिनको जीनोम के आधार पर संपादित किया गया। इनके विकास में CRISPR-Cas9 जो कि एक आणविक कैंची होता है, इसका प्रयोग किया गया। देखो CRISPR-Cas9 क्या होता है, अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा होगा, जो है कि जीनोमिक्स पढ़ा होगा, तो वहां पे
ये वर्ड मैंने यूज भी किया था कि क्रिस्पर कैसनाइन का मतलब होता है आणविक कैंची, जो क्या होता है पर्टिकुलर जीन को काटता है और दूसरे जगह ले जाके रख देता है। जैसे आपके कहीं पे पार्ट वगैरह कट जाए, कोई डैमेज हो जाए बॉडी में, तो आप एक कैंची से काट के ऑपरेशन किया था, तो वो कैंची बड़ी होती है। ये आणविक कैंची होती है जो अणु के स्तर पे चीजों को काटती है। किसको? अणु के स्तर पे। और जीन क्या आपके बहुत ही छोटे होते हैं, जो माइक्रोस्कोप से भी देखने में बड़ी प्रॉब्लम करते हैं, तो उनको काट के इसको संपादित किया गया। अच्छा, DRR राइस 100 कमला की विशेषता क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR और IIRR हैदराबाद के द्वारा सांबा मंसूरी BPT 5204 किस्म में विकसित हुई है। इससे यानी कि जो सांबा मंसूरी हम लोग चावल खाते हैं, छोटा छोटा होता है, जिसको जीरा राइस भी कभी कभी बोल देते हैं, तो इसमें ही चेंजेस करके हमने DRR राइस 100 कमला को तैयार किया। इसकी विशेषता क्या होगी? पहली कि ये सामान्य धान की फसलों से 15-20 दिन पहले ही पक जाती है, पहली विशेषता। दूसरी, 25% ये अधिक उत्पादन करती है। तीसरी, प्रति पैनिकल में दानों की संख्या वृद्धि करना। पैनिकल मतलब क्या होता है? आप देखो कि जैसे अगर धान है, धान की एक फसल आती है, तो ऐसे करके छोटे छोटे बीज होते हैं ना इसमें, और इसमें धान होते हैं, तो इस पैनिकल में ही संख्या की वृद्धि हो जाए दानों की, तो खुद ही प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। दूसरा है पूसा DST राइस 1, जो कि विशेषता खारे यानी लवड़ी एवं क्षारीय मृदा में उत्कृष्ट उपज देने में सक्षम होती है। जो खारे भूमि जैसे कि पंजाब वगैरह का देख लो या कोस्टल रीजन देख लो, जहां पे क्षारीय मृदा, लवड़ी मृदा की अधिकता होती है, तो ऐसी मृदा में चावल के प्रोडक्शन को बेहतर करने के लिए पूसा DST राइस 1 तैयार किया गया है और इसको ICAR और IARI दिल्ली के द्वारा विकसित किया गया है। और अभी तक अगर आप देखोगे, BT कॉटन एकमात्र अनुमति प्राप्त GM फसल है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आगे हम बात करते हैं पशुपालन सांख्यिकी। पशुपालन सांख्यिकी की बात करें दोस्तों, तो ये 2024 का है, जो कि 24 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय पशु दिवस के अवसर पर इसको जारी किया गया। 2023-24 में दुग्ध उत्पादन बताया गया कि 239.30 मिलियन टन अनुमानित है। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार बताया गया भारत कुल दूध उत्पादन में फर्स्ट नंबर पर और वैश्विक स्तर पर 25% का योगदान करता है। यह भी रिपोर्ट आई है कि प्रति व्यक्ति उपलब्धता अब भारत में बढ़ गई, 471 ग्राम प्रतिदिन जो है कि बच्चों को दूध मिल जाता है। दूध के उत्पादन में अगर आप रैंक देखोगे तो सबसे पहले आता है आपका यूपी, जो कि 16.21% पूरे भारत में दूध का उत्पादन करता है। दूसरे नंबर पे राजस्थान है, जो कि 14.15%। तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, जो कि 8.91% है। तो ये दूध का उत्पादन हो गया। अंडे के उत्पादन में भारत विश्व में सेकेंड नंबर पे आता है, लेकिन भारत के अंतर्गत आंध्र प्रदेश आपका 17.85 और तमिलनाडु 15.64% के साथ 1 और सेकेंड नंबर पे है। आगे अगर हम मांस उत्पादन की बात करें तो पूरे विश्व में भारत का चौथा स्थान होता है, लेकिन भारत के अंतर्गत वेस्ट बंगाल 12.62% और वहीं सेकंड नंबर पे मांस के उत्पादन में यूपी आता है, जो कि 12.29% देता है, और थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र जो कि 11.28%। तो जिस प्रकार से अभी हमने खरीफ की फसलों का पढ़ा, अब हम रबी की फसलों का पढ़ेंगे। लेकिन रबी की फसल जो है मेरे दोस्त, वो आपका पिछले वर्ष की घोषित की गई है, क्योंकि रबी तो अभी अक्टूबर में बोई जाएगी, तो उसके लिए जो है कि अनाउंसमेंट सितंबर में होगी, लेकिन हम लोग करंट पढ़ रहे हैं जून से पहले की। तो यहाँ पर 16 अक्टूबर 2024 को ही CCEA यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल जो समिति है, उसने विपणन सत्र 2025-26 के लिए ही सर्वाधिक वृद्धि रैपसीड सरसों में जो है कि की है 300 रुपये प्रति क्विंटल। दूसरा है मसूर पर, जो कि 275 रुपए प्रति क्विंटल। ये इन्होंने रबी की फसलें। कमेंट करके बताइएगा जो रबी की 6 फसलें उनके नाम क्या क्या हैं। 2-3 नाम तो आपने ही देख लिए, रैपसीड सरसों हो गया, मसूर हो गया, गेहूं हो गया, बाकी और आप नाम बता दो। अब हम चलते हैं अगले मिशन की ओर, जो हमारा मिशन है राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन। तिलहन की बात करेंगे। भाई तेल का मतलब क्या हो गया? तिलहन से संबंधित हो गया। तो इसको बढ़ावा देने के लिए 3 अक्टूबर 2024 को मोदी जी के मंत्रिमंडल में इसको मंजूरी दी गई। इसे 1,01,03 करोड़ रुपए, 1,01,03 करोड़ रुपए नहीं, 10,000 है, हाँ सॉरी, 10,103 करोड़ रुपए से इसे 24-25 से लेकर 30-31 तक इसको चलाया जाएगा। ध्यान देना कि ये जो मिशन है मेरे दोस्त, ये 7 वर्षीय मिशन है, जहां पे क्या होता है, कई बार एग्जामिनर को अगर ढंग से प्रश्न नहीं बना पा रहा होता है, जहां पे क्लू नहीं मिलता है, पॉइंट नहीं मिलता है, तो वहां पे वो वर्ष भी पूछ लेता है कि ये योजना या ये मिशन कितने सालों के लिए चलाया जा रहा है। तो यहां हमने देखा कि 2030-31 तक 7 वर्षीय अवधि तक के लिए लागू किया गया। तो यहां पर देखोगे आप, इस मिशन में रैपसीड सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी,
तिल जैसी फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा, इन फसलों को ही। आगे बात करते हैं स्पाइस सेड। स्पाइस सेड क्या होता है भाई? देखो 4 सितंबर 2024 को मसाला बोर्ड के द्वारा परिवर्तनकारी योजना स्पाइस सेड को शुरू किया गया, जिसकी फुल फॉर्म अगर आप पढ़ोगे तो सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस यानी कि मसाला सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव इनोवेटिव एंड कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। कुल मिला के जो स्पाइस है यानी कि जो मसाले हैं उनमें जो है कि हम सुधार कर सकें और साथ ही साथ हम इनको क्या करें, नवाचार के साथ साथ निर्यात भी कर सके। मुख्य रूप से मसालों एवं मूल्य वर्धित मसाला उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करेंगे, साथ ही साथ इलायची की उत्पादकता में भी सुधार करना, स्पेशली इलायची को फोकस किया गया इसमें। एग्रीश्योर फंड क्या होता है? तो 3 सितंबर 2024 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया नई दिल्ली में। और एग्रीश्योर एग्री फंड फॉर स्टार्टअप एंड रूरल एंटरप्राइजेस, मतलब एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको ये फंडिंग करेगा, तो कृषि ग्रामीण स्टार्टअप्स को इससे बढ़ावा भी मिल सकेगा। अब आ जाते हैं हम 8 प्रमुख जो इंडस्ट्रीज होती हैं, 8 कोर इंडस्ट्रीज, इनको सूचकांक दिया गया, लेकिन मुझे जो बेसिक चीज बतानी है आपको, जो प्रश्न बनेगा वो देख लीजिए। इसको अन्य नाम से हम कोर इंडस्ट्रीज भी कहते हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 8 उद्योग हैं कौन कौन से, पहले ये नाम देख लो। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, विद्युत, ये 8 ऐसे कोर इंडस्ट्रीज हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका रखती हैं। इनका IIP यानी इंडस्ट्रियल मतलब कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इसको कहा जाता है। इसमें शामिल जितनी भी वस्तु है ना, उसमें 40.27% हिस्सेदारी केवल इन्हीं 8 उद्योगों की है। अब आ जाते हैं ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स किसको दी गई? देखो 25 मई 2025 को स्टार्टअप ब्लिंक एक संस्था है, इसके द्वारा वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी सूचकांक 2025 को जारी किया है। किसके द्वारा? स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा, जिसमें कहा गया कि रैंक 1 के तहत यूएसए आएगा, रैंक 2 के तहत यूके आएगा और रैंक 22 के तहत आपका इंडिया आएगी, जो कि रैंक में गिरावट आई है। भारत के शहर भी बेंगलुरु 10th नंबर पे, नई दिल्ली 11th नंबर पे, और जो कि शीर्ष 20 में शामिल है विश्व के स्तर पे। कोयला उत्पादन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो कोयले उत्पादन में एक नई उछाल देखने को मिली, जबरदस्त उछाल जिसे हम लोग कहते हैं। जैसे भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन कर इतिहास रच दिया है, और भारत भंडारण के नंबर पे विश्व में 5वें नंबर पे, जबकि उपभोक्ता के नंबर पे 2रे नंबर पे कोयला में। आगे बात करते हैं अगर हम यहाँ पे ऊर्जा सांख्यिकी भारत की बात करेंगे, भैया ये जो रिपोर्ट आई है मार्च 2025 में मॉस्पी ने ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 एक रिपोर्ट जारी की। इसके अनुसार जो हमारा आज भी ऊर्जा का स्रोत है वो मुख्य रूप से कोयला है, जिसमें 60.21% ये प्रोडक्शन करता है विद्युत का, वहीं कच्चा तेल 29.83 और फिर प्राकृतिक गैस 6.99। ये आपकी ऊर्जा सांख्यिकी में शुरू के 3 ऐसे संसाधन है जिसका सबसे बड़ा योगदान होता है। सर्वाधिक भंडारण कहाँ होता है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया, मैंने कई बार कहा है कि ये प्रश्न को ठीक से किया करो मिनरल वालों को। तो यहां पर अगर आप देखोगे सर्वाधिक जो भंडारण है कोयले का वो ओडिशा में है, कितना है? 25.47% है, सबसे अधिक। फिर झारखंड में अगर आप देखोगे तो 23.58% है, छत्तीसगढ़ में 21.23% है, पश्चिम बंगाल में 8.72%। तो एटलीस्ट आपको ये 3 राज्य शुरू के याद होने चाहिए। और भंडारण देखो यार, ऐसा नहीं है कि बार बार जमीन अपने अंदर की स्थिति को बदल रही है, नहीं, जब तक नई खोज नहीं होती तब तक सामान्यतः भंडारण सेम रहते हैं, कभी बदला नहीं जाता। उत्पादन जरूर बदल सकता है, प्रोडक्शन जरूर बदल सकता है, ठीक है, लेकिन भंडारण सामान्यतः ये 3 होते हैं, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये क्रम वाइज है। और मुझे आज भी याद है 2022 के प्रीलिम्स पेपर में पूछा गया था प्रश्न, और कई बच्चों ने गलती की थी, जबकि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था उस समय भी। कच्चे तेल का भंडारण सबसे अधिक कहां पे है? तो पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में 32%, फिर 2रे नंबर पे आपका असम आता है जहां पे 22%, असम। प्राकृतिक गैस की बात करेंगे तो पश्चिमी अपतटीय में 31% है और पूर्वी अपतटीय में 24% है। कितना है? पूर्वी अपतटीय में 24% है, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं नवरत्न के दर्जे की बात करते हैं। तो यहां पर देखेंगे हम लोग नवरत्न दर्जा की बात करेंगे। देखिए मार्च 2025 को वित्त मंत्रालय के द्वारा IRCTC, ये वही कंपनी है जिसके द्वारा आप रेलवे का टिकट बुक करते हो, और IRFC, इन दोनों को 25वां और 26वां नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया। IRCTC की स्थापना 1999 में हुई थी, जबकि IRFC की स्थापना 1986 में हुई थी, और दोनों को ही नवरत्न का दर्जा दे दिया गया है। टोटल महारत्न कंपनी 14 हो चुकी हैं और नवरत्न कंपनी आपकी 26 हो चुकी हैं। अगर हमें पता चल गया भाई 25 और 26 की नवरत्न कंपनी, तो महारत्न कंपनी को भी देख लो। जो 14th नंबर पे महारत्न कंपनी है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसको अक्टूबर 2024 में दर्जा दिया गया, जबकि इससे पहले अगस्त 2023 में ऑयल इंडिया लिमिटेड को 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया था। अब चलते हैं MSME के लिए एक योजना शुरू की गई भारत सरकार के द्वारा। देखो 29 जनवरी 2025 को भारत सरकार द्वारा MSME हेतु पारस्परिक ऋण गारंटी योजना को प्रारंभ करने की स्वीकृति मिली है।
ए भैया, ए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, इग्नोर करिएगा यार, भतीजा है थोड़ा पास में मेरे खेलता है, तो मुझे लगा शायद कुछ किया होगा, तो इसलिए मैंने भाई साहब को आवाज लगाई। कोई बात नहीं, इग्नोर करिए। आगे देखते हैं, यहाँ पे यही हम देख रहे थे, पारस्परिक ऋण गारंटी योजना, इसको प्रारंभ किया गया। अच्छा, इसको क्यों किया गया? क्योंकि एमएस हेतु जो संयंत्र लगेंगे, जो मशीनरी होगी, उनकी उपकरण की खरीद हेतु ऋण उपलब्धता को सुविधाजनक बनाए जाने का प्रयास किया गया। क्या किया जा रहा है? इसके माध्यम से ऋण सुविधाजनक बनाई जाएगी ताकि ऋण की व्यवस्था हो सके। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए एक योजना लाई गई है, पीएम ई ड्राइव योजना। 11 सितंबर 2024 को बिजली आधारित परिवहन को बढ़ावा देने हेतु पीएम ई ड्राइव योजना को मंजूर कर दी गई। किस पे आधारित? बिजली आधारित, यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बात हो रही है। पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट इसको कहा जाता है। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ये इसकी आपकी क्या हो जाएगी? फुल फॉर्म हो जाएगी। अब आगे यहाँ पे देखते हैं कि एक 2 वर्षीय योजना है जो कि 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी, और इसका उद्देश्य रहेगा कि ईवी वाहनों को अपनाने में तेजी लाना, साथ ही साथ चार्जिंग स्टेशन को विकसित करने पर भी बल देना। तो ये इसकी फोकस रहेगा। नेक्स्ट है आपका 4th ग्लोबल री इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। देखो, 16 से 18 सितंबर 2024 को नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया था, और इसकी थीम थी निवेश, नवाचार, प्रेरणा, यानी इन्वेस्ट, इनोवेशन, इंस्पायर। 3I इसको कह सकते हो, 3I, इन्वेस्ट, इनोवेशन, इंस्पायर। तो ये ग्लोबल री इन्वेस्टमेंट जो प्रोग्राम था, ये ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जो है उसके द्वारा गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया, और उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। फिर वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिकल रिव्यू की बात करें कि विश्व के स्तर पे जो ट्रेड है, यानी व्यापार है, उसके आंकड़े, तो यहां देखते हैं कि 31 जुलाई 2024 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस रिव्यू या स्टैटिकल रिव्यू 2023 जारी किया गया। मतलब 2023 के अंतर्गत ये बताया गया कि 2022 तक जितना भी व्यापार हुआ विश्व में, किन किन देशों ने क्या क्या भूमिका निभाई। जैसे अगर आप देखोगे 2022 में जो वस्तु व्यापार है, जिसमें निर्यातक में चाइना पहले पे है, दूसरे पे यूएसए, और 18 नंबर पे भारत है। अर्थात वस्तुओं का जो निर्यात है विश्व में सबसे अधिक चाइना करता है, फिर यूएसए, और भारत 18 नंबर पे आता है। इसके बाद आप देखोगे आयातक के रूप में तो यूएसए ही सबसे अधिक आयात भी करता है, फिर दूसरे नंबर पे चाइना, और हालांकि भारत 9वें नंबर पे है दोस्तों। आयात भारत भी कम नहीं करता, बहुत ज्यादा आयात करता है वस्तुओं का। सेवा व्यापार की बात करें 2022 में, तो यूएसए ने सबसे अधिक सेवा निर्यात की, फिर यूके ने, और भारत हमारा 7वें नंबर पे है। जबकि आयातक के रूप में भी यूएसए, चाइना और भारत हमारा 9 नंबर पे आता है। तो लगभग आप देखोगे कि रैंकिंग लगभग सेम है। हाँ, इतना याद रखना कि अभी 2024 की भी एक रिपोर्ट आई है जिसमें भी ये सब कुछ सेम है, लेकिन सेवा व्यापार के स्तर पे भारत की रैंक 8 कर दी गई, ये वाला जो मैंने स्टार लगा रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं विश्व निवेश रिपोर्ट, जो कि वर्ल्ड में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसको अंकटाड जो मेजर करता है उसकी बात कर रहा है कि 19 जून 2025 को अंकटाड के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है 2025 के नाम से, विश्व निवेश रिपोर्ट 2025, जिसकी थीम थी कि डिजिटल अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय निवेश, यानी कि जो वर्तमान में सभी देश अपनी अर्थव्यवस्था को डिजिटल करते जा रहे हैं, इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना निवेश है। तो भैया भारत की हम अगर बात करें सारी चीजों की, अगर हम भारत की बात करें तो 2024 में एफडीआई बहिर्प्रवाह, यानी कि आउटफ्लो का मतलब होता है कि भारत ने दुनिया में कहाँ कहाँ जो एक इन्वेस्टमेंट किया एफडीआई के रूप में, तो इस मामले में भारत 18वें नंबर पे आता है। लेकिन एफडीआई इनफ्लो यानी अंतर प्रवाह, यानी कि भारत में कितना अधिक जो है कि इन्वेस्टमेंट आया, उसके हिसाब से रैंकिंग की बात करें तो भारत का 15वां, अर्थात भारत के यहाँ इन्वेस्टमेंट ज्यादा आता है जबकि भारत इन्वेस्टमेंट कम करता है बाहर। वैश्विक आर्थिक संभावनाओं की बात करें, जून 2025 की बात करें तो 10 जून, तो यहां पर आप देखोगे कि जो वैश्विक आर्थिक संभावना है 10 जून 2025 को वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया। अभी आपने देखा होगा 2024 में पूछ लिया गया था कि लैंगिक असमानता रिपोर्ट कौन जारी करता है, इसमें यूएनडीपी और ओफी वाला था, 24 के प्रीलिम्स में पूछा गया था यूपीपी से। तो ऐसी जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स होती है ना, उसको जरूर पढ़ लिया करो कि कौन जारी कर रहा है। ठीक है, इस रिपोर्ट में कहा गया कि 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 6.5% अनुमानित है, जबकि 2025 में 6.3% बताई है, और 2023 में इन्होंने कहा कि 9.2% रह चुकी है। तो सीधे सीधे अगर हम क्रम में पढ़ें कि 2023 में 9.2, 2024 में 6.5 और 2025 में 6.3, यानी लगातार पिछले 3 सालों में वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत की जो जीडीपी है वो गिरती जा रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल की बात करें तो इसको 25 अप्रैल 2025 में आईएमएफ के द्वारा जारी किया था। शीर्षक है अ क्रिटिकल जंक्चर एमाइड पॉलिसी शिफ्ट, जिसमें 2024 में कहा कि भारत की ग्रोथ रेट 6.5 और 2025 में 6.2% अनुमानित है।
फिर आगे देखते हैं वित्त वर्ष 2024-25 में भैया एफडीआई का इनफ्लो या कितना हुआ भारत में। अगर हम इसकी बात करें कि तो यहां देखेंगे कि वित्त वर्ष 2024-25 में एफडीआई का इनफ्लो क्या है। भैया भारत 2013-14 में एफडीआई इनफ्लो जहां पे $36.05 बिलियन था, वहां 2023-24 में ये बढ़ के $71.28 बिलियन हो चुका है। ठीक है, तो ये वृद्धि देखने को मिली, लगभग आप देखोगे डबल हो गई है। 2013-14 में जहां 36.05 था, वहां 23-24 में आता था $71.28 बिलियन हो गया। आगे देखते हैं 2024-25 में, एक साल और आगे अगर आप बढ़ोगे तो यह इनफ्लो भारत में $81.04 बिलियन का हो चुका है। 2024-25 में सेवा सेक्टर में सबसे अधिक एफडीआई आई है, लगभग 19%। सेकंड नंबर पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में 16% आई है। व्यापार में 8% एफडीआई है। तो ये क्रम वाइज है कि भारत में जो एफडीआई आई है टोटल 24-25 में जैसे $81.04 बिलियन, तो इसमें सेवा सेक्टर में सबसे अधिक है, फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आया, फिर व्यापार में आया। हालांकि 2024-25 में इसके बाद अगर हम बात करें तो देखो भारत में 2024-25 में जो एफडीआई इनफ्लो हुआ है ना, टोटल कितना हुआ, $81.04 बिलियन। इसमें भी सबसे अधिक महाराष्ट्र को मिला 39%, दूसरा कर्नाटक को 13%, तीसरा दिल्ली को 12%। तो राज्यवार भी हिस्सेदारी मैंने बता दी और सेक्टर वाइज भी मैंने बता दी कहां कहां पे एफडीआई आई है। अगर हम विदेशों की बात करें तो सिंगापुर 30% हिस्सेदारी के साथ पहले नंबर पे है जो भारत में इन्वेस्टमेंट करता है, यानी भारत में सबसे अधिक एफडीआई जो आती है सिंगापुर से आती है। दूसरे नंबर पे मॉरिशस से आती है लगभग 17% और तीसरे नंबर पे यूएसए से आती है। क्लियर। आगे देखते हैं भारत में गरीबी उन्मूलन पे एक रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई। किसकी रिपोर्ट आई है? वर्ल्ड बैंक की। तो यहां पर देखोगे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने करीब 171 मिलियन यानी कि 17.1 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी रेखा से बाहर निकाला या फिर गरीबी रेखा से ऊपर उठाया, ऐसा वर्ल्ड बैंक कह रहा है। जबकि ग्रामीण शहरी गरीबी अंतर जो 2022-23 में घट के कितना हो गया, 1.7% तक केवल रह गया। कितना? 1.7% तक केवल रह गया। तो यहां तक समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट की बात करते हैं भैया कि कौन अमीर है दुनिया में, उसकी बात करेंगे। 27 मार्च 2025 को हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको जारी किया गया, जिसमें इन्होंने 3442 अरबपतियों को शामिल किया अपनी लिस्ट में और यह बताया कि न्यूयॉर्क इस बार भी सेकेंड टाइम्स भी दुनिया की अरबपतियों की राजधानी, यानी कि सबसे अधिक अरबपति कहां पे है? न्यूयॉर्क में है। और संघाई एशियाई अरबपतियों की राजधानी बना, जबकि पिछली बार क्या था? मुंबई था। यानी ये रिपोर्ट बता रही थी कि भैया 2024 में तो मुंबई जो है कि अरबपतियों की राजधानी थी, लेकिन इस बार संघाई हो गया एशिया के अंतर्गत। वर्ल्ड के अंतर्गत तो न्यूयॉर्क है ही है। अच्छा, सर्वाधिक अरबपति कहां पर है? यूएसए में 870, जिसमें भारत में 284 अरबपति जो कि थर्ड स्थान पे आते हैं। अब सूची की बात करें तो एलन मस्क नंबर 1, नंबर 2 जेफ बेजोस, नंबर 3 आपका मार्क जकरबर्ग और नंबर 17 पे आते हैं मुकेश अंबानी और नंबर 18 पे आते हैं गौतम अडानी। मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं दोस्तों। भारत में धन प्रेषण की बात करें यानी रेमिटेंस की बात करें अगर हम, तो आरबीआई के द्वारा मार्च 2025 में भारत के धन प्रेषण सर्वेक्षण 2023-24 पे एक रिपोर्ट जारी की गई। किसने जारी की इसको? रेमिटेंस पे आरबीआई ने। इसने कहा आरबीआई ने कि जहां 2010-11 में हमें केवल $55.6 बिलियन रेमिटेंस प्राप्त होता था, वहां अब 2023-24 में $118.7 बिलियन प्राप्त हो रहा है और 2029 में उम्मीद है कि $160 बिलियन तक ये पहुंच जाएगा। एक प्रश्न ये भी जान लो कि दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है जो 100 बिलियन से अधिक जो है कि रेमिटेंस को कवर करता है, यानी कि $100 बिलियन से अधिक रेमिटेंस केवल और केवल भारत में आता है। हालांकि दूसरे नंबर पे मैक्सिको है, तीसरे नंबर पे चाइना है, लेकिन ये आंकड़ा केवल भारत ने प्राप्त किया जो $100 बिलियन से अधिक रेमिटेंस प्राप्त करता है। अच्छा, इस रेमिटेंस में भी अगर आप देखोगे तो सबसे अधिक जो रेमिटेंस है वो महाराष्ट्र में आता है। जैसे एफडीआई में भी महाराष्ट्र नंबर 1 पे था, वैसे रेमिटेंस में भी महाराष्ट्र नंबर 1 पे और केरल जो है कि सेकंड नंबर पे, जिसको 19.7% रेमिटेंस प्राप्त होता है। अब आ जाते हैं शेंगेन क्षेत्र की बात करते हैं। व्हाट इज दिस शेंगेन क्षेत्र? देखो, सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि शेंगेन क्या, लग्जमबर्ग में एक स्थित छोटा सा गांव है जहां पर 14 जून 1985 में एक समझौता किया गया, हस्ताक्षर किए गए। इसी को शेंगेन समझौता कह दिया गया या शेंगेन क्षेत्र। इसका अर्थ होता है कि एक ऐसा क्षेत्र है ये जहां पर कोई भी आंतरिक सीमा नहीं होती है, स्वतंत्र व मुक्त आवागमन और प्रवाह होता है। जो यूरोप के नागरिक होते हैं, जो इस क्षेत्र से संबंधित जो यूरोपीय यूनियन के सदस्य हो गए, इनके नागरिक आपस में एक से दूसरे देश में इजिली जा सकते हैं वीजा मुक्त होके। कोई वीजा की जरूरत नहीं है। जैसे भारत से अगर नेपाल जाना हो, पाकिस्तान जाना हो, श्रीलंका जाना हो, म्यांमार जाना हो, तो आपको वीजा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एटलीस्ट
पासपोर्ट तो चाहिए और वीजा भी। तो ऐसी स्थिति में, हालांकि नेपाल बांग्लादेश के लिए कोई वीजा नहीं है, पाकिस्तान के लिए है, म्यांमार के लिए है, वो अलग चीज, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। लेकिन यहां पर क्या है कि आपस में लोग जो है कि अपनी गाड़ी उठाते हैं, रोड की कनेक्टिविटी है, एक छोटे से पत्थर पे लिखा होता है कि सीमा समाप्त हो गई यूरोप की, मतलब जर्मनी की, अब आप ऑस्ट्रिया में प्रवेश कर रहे हो। ऐसे करके जो है कि वहां पे बॉर्डरलेस कम्युनिटी रहती है इस तरीके से। तो इस शेंगेन क्षेत्र में 1 जनवरी 2025 में रोमानिया और बुल्गारिया भी शामिल हो चुके हैं। ये 2 देश और शामिल होती, टोटल इसकी सदस्यता 29 हो गई है। समझ में आ गया पूरा टॉपिक? चलो भाई अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अब आ जाते हैं ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की बात करते हैं। देखो जनवरी 2025 में इसको जारी किया गया। इसने इस बार फिर से एप्पल को दुनिया का शीर्ष ब्रांड घोषित किया, जो कि रैंक 1 है। माइक्रोसॉफ्ट को रैंक 2 और गूगल को रैंक 3 दिए इन्होंने। तो 3 ये रैंकिंग है, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल को। भारत की तरफ से इन्होंने 60 रैंक दिया भारत की टीसीएस को, जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, जो मैक्सिमम ऑनलाइन एग्जाम को कंडक्ट कराती है। और इन्फोसिस को 2nd नंबर पर रैंक दिए, यानी 132 रैंक भारत में मतलब इनको मिली है इन्फोसिस को, जो सत्यमूर्ति साहब की है, ठीक है, सुधा मूर्ति ये लोग हैं। तो ये हो गया आपका ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500। अब आ जाते हैं एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69वां सदस्य कौन बना? सितंबर 2024 में इजराइल एशियाई डेवलपमेंट बैंक का 69वां सदस्य बना। यहाँ 20वां गैर क्षेत्रीय सदस्य है, क्योंकि एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि क्या एशियन डेवलपमेंट बैंक में केवल और केवल एशिया के ही देश शामिल होते हैं? नहीं, एशिया से बाहर के देश भी शामिल हो जाते हैं, और इसी को लिखा हुआ गैर क्षेत्रीय सदस्य, जो 20वां बना हुआ है। ठीक है, ये हो गया। हालांकि 69वें नंबर पे टोटल आएगा। एशिया पावर इंडेक्स एक लिस्ट होती है, जो सितंबर 2024 में लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा एशिया पावर इंडेक्स 2024 जारी की गई। यानी एशियाई देशों में या एशिया पैसिफिक रीजन में कौन कौन से देश ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं। तो रैंक 1 आपका यूएसए, रैंक 2 आपकी चाइना, रैंक 3 आपका इंडिया और रैंक 4 आपका जापान हो गया। तो जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत तीसरे नंबर पे आ गया एशिया में सबसे पावरफुल देश के रूप में, चाहे वो स्ट्रैटेजिक रूप में हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक रूप में हो, चाहे वो फाइनेंशियल रूप में हो, चाहे वो आपका इकोनॉमिक रूप में। हमने जापान को पीछे छोड़ते हुए जो है कि चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा ले लिया। साथ ही साथ लोवे इंस्टीट्यूट के माध्यम से हमने एशिया में भी 3rd रैंक हासिल कर ली, जापान को पीछे छोड़ के। एनडीबी की बात करें, न्यू डेवलपमेंट बैंक का कौन नवा सदस्य बना है? देखो 31 अगस्त 2024 को न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य बन गया है आपका अल्जीरिया। यह 9वीं वार्षिक बैठक केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित की गई थी। यह 9वीं वार्षिक बैठक केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित की गई थी। एनडीबी के अन्य सदस्य कौन है? जैसे फरवरी 2023 में मिस्र बना, अक्टूबर 2021 में यूएई बना, सितंबर 2021 में बांग्लादेश बना। इस तरीके से ये आपके 3 सदस्य ये रहे, चौथा अल्जीरिया 4 हो गया, और 5 पहले से ही ब्रिक्स के हैं, तो 5 4 9, कोई और नहीं, टोटल 9 सदस्य हो गए। और एनडीबी किसी और चीज का नहीं, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये ब्रिक्स बैंक को ही कहा जाता है, जो ब्रिक्स देशों ने आपस में गठित किया था। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट की बात करें तो बस इसमें इतना जानना है कि इसको कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा जारी की जाती है, और संकट में एक प्रणाली इसकी थीम थी। अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, बिम्स्टेक की बात करेंगे, यानी लास्ट पेज हमारा ये बिम्स्टेक की बात करेंगे। तो 6 से 8 अगस्त 2024 को विदेश मंत्रालय तथा भारतीय उद्योग संघ CII के द्वारा नई दिल्ली में पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। हालांकि बिम्स्टेक मुख्य रूप से हिंद महासागर के क्षेत्रों को कनेक्ट करते हुए प्रशांत हिंद महासागर की सुरक्षा, व्यापार, इन सब पे फोकस करता है। लेकिन इसका जो शिखर सम्मेलन हुआ पहली बार हुआ बिम्स्टेक का व्यापार शिखर सम्मेलन। इसका उद्घाटन, ध्यान देना, मोदी जी नहीं आएगा, ऑप्शन भले दे दे लेकिन मोदी जी नहीं मानना है, विदेश मंत्री S जयशंकर जी के द्वारा किया गया। और बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा पत्र से की गई थी, जिसमें वर्तमान में बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान और नेपाल, ये इतने देश हैं टोटल। ठीक, कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 देश इसमें हो गए। आगे देखते हैं 56 नंबर पे मानव विकास रिपोर्ट की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 6 मई 2025 को यूएनडीपी के द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया गया मानव विकास रिपोर्ट 2025। अच्छा, इसको शुरू किसने किया? तो 1990 में जो है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर महबूब उल हक, जो कि एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री और भारतीय मूल के अर्थशास्त्री, जो कि नोबेल प्राइज प्राप्त करता है, अमर्त्य सेन, इन दोनों के सहयोग से मानव विकास रिपोर्ट तैयार की गई। और इस बार की जो थीम है रिपोर्ट की, या प्रश्न मतलब टॉपिक कह सकते हो, शीर्षक कह सकते हो, चयन का प्रश्न, लोग और एआई के युग में संभावना, मतलब कि क्या चयन किया जाएगा लोगों द्वारा और एआई के युग में।
एचडीआई को बनाने के लिए 3 आयाम पे फोकस किया था। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा कितनी आपने प्राप्त की और कितने अपेक्षित वर्ष है कितना आप और प्राप्त कर सकते हो, और पर कैपिटा इनकम। अगर हम एचडीआई में रैंक देखें तो रैंक 1 आपकी मिलती है आइसलैंड को और रैंक 130 मिलती है आपकी भारत को। हालांकि सुधार किया जा रहा है, पहले 134 थी, 132 तक आई, 131 भी आई, 130 तक आ चुके हैं हम। धीरे धीरे इन चीजों में सुधार कर रहे हैं, इन तीनों में, तभी हमारी रैंक भी सुधार हो रहा है। आगे अगर हम बात करें, वर्ष 2023 में भारत में जो जीवन प्रत्याशा हुई वो 72 वर्ष की हुई, यानी एक औसतन व्यक्ति 72 वर्ष जीवित रह लेता है। स्कूली शिक्षा औसतन 6.9% वर्ष है, 6.9 वर्ष है, और पर कैपिटा इनकम $9,047 है। ये जो है कि वार्षिक होती, ध्यान देना, इसको मंथली मत काउंट कर लेना। अब इसी को मानव विकास को बेहतर तरीके से मापने के लिए 4 अलग अलग और भी अन्य सूचकांक बनाए गए, जैसे असमानता समायोजित एचडीआई, मतलब जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो हम रैंकिंग देते हैं उसमें कितनी असमानता है समाज में, इसका मेजरमेंट नहीं हो पाता था, तो इसको भी इंक्लूड किया गया। लैंगिक विकास सूचकांक हो गया, लैंगिक असमानता सूचकांक और बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। अब एमपीआई को जो पूछा गया था बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2010 में इसको प्रस्तुत किया गया, जिसको यूएनडीपी और ओफी के द्वारा जारी किया गया। यही जो है कि प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, अगर याद होगा तो यूपीपीसीएस 2024 में ये प्रश्न पूछा गया था। यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, और ओफी मतलब ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास पहल। इन दोनों के सहयोग से ही आपकी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी की जाती है। हालांकि लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत को 2023 में 102 रैंक मिली है। अब आ जाते हैं 2 और टॉपिक लास्ट के। देखो, एक अभी हमने ऊपर पढ़ा जो हुरून इंडिया इंस्टीट्यूट है, मतलब हुरून जो रिस्क लिस्ट इंस्टीट्यूट है वो जारी करता है। एक आपका फोर्ब्स है जो पत्रिका है, ये भी अप्रैल 2025 में इसने जारी किया कि अरबपति नंबर 1 एलन मस्क है, नंबर 18 पे मुकेश अंबानी है और नंबर 28 पे गौतम अडानी है। ब्रांड फाइनेंस आईटी सर्विसेज कंपनी कौन है, जो ऐसे ब्रांड जो आईटी कंपनी को बहुत अच्छे से प्रोडक्ट करते हैं, तो जनवरी 2025 में इसको जारी किया गया, जिसमें एक्सेंचर रैंक 1 है और टीसीएस रैंक 2 है। एक्सेंचर क्या, रैंक 1 और टीसीएस रैंक 2 है। तो यहां तक आपने पूरा कंप्लीट जो है कि मेरे साथ इस टॉपिक को कवर कर लिया। इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि आपके जो टॉपिक कवर हुए दोस्तों, उसमें आपने नेशनल कवर कर लिया, प्लस आईआर को कवर कर लिया, प्लस आपने यूपी को कवर कर लिया, और आज हमारा इकोनॉमी के लेक्चर को भी हमने कवर कर लिया। इसकी कंप्लीट पीडीएफ आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से मैसेज करके ले सकते हैं। वहां पे पेड इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी, कुछ छोटा सा एक अमाउंट आपको पेमेंट करना होगा, जहां पे ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। नंबर ये दिया हुआ है 8527594636। हालांकि 4 सेक्शन कंप्लीट हो गए, जल्दी ही आपको 2 सेक्शन और जो बच रहे हैं आपके वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। चिंता मत करिए, विविध वाला जो मिसलेनियस टॉपिक होता है वो तैयार हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो तैयार नहीं हो रहा है, वो तैयार हो रहा है, हमारे टीम मेंबर भी कर रहे हैं, बाकी ये भी मैं सेक्शन कंप्लीट कर रहा हूं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना दोस्तों, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।